एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांग्श एंजाम फिक्शन विद फुजोशी। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आपके साथ मैं द अनटैम्ड स्टोरी का सेकंड पार्ट से शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पार्ट पे आप लोगों ने जो प्यार दिया उसके लिए शुक्रिया, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे थोड़ी सी हिम्मत मिलती है कि मैं नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँ। एंड बहुत लोगों का कमेंट थे कि जल्दी लेकर आओ, नहीं तो स्टोरी दिमाग से निकल जाती है। मैं इसको कल ही लेना चाहती थी, लेकिन कल मेरा गला बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था और आज भी मुझे बहुत बुरी तरीके से खांसी हो रही है। फिर भी मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। मतलब प्लीज़ सुनना एंड कमेंट में बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, अब तक कैसी लगी और आगे कैसी लगी। अगर आपको मतलब स्टोरी पसंद भी नहीं आए हो तो भी डाल देना, तो मैं खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी कि मेरे रीडर्स को क्या पसंद आता है। तो आइए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर वांगजी और विंग एक दूसरे के सामने थे। वो दोनों बैटल फील्ड में थे। वांगजी की तलवार बीचिन उसकी नेक पर थी। विंग उसके सामने खड़ा हुआ था एंड वांगजी अपनी नेक को काटने ही वाला था। जैसे ही विंग ने यह देखा, उसे ऐसा लगा जैसे एक पल के लिए उसकी सांसें रुक गई हो, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई हो। उसने अगले ही पल विंग के पीछे से ब्लैक मैजिक का एक ब्लैक फॉग निकला एंड तुरंत वो वांगजी के हाथ के पास गया, इससे पहले कि वांगजी की तलवार बीचिन उसकी नेक को कट कर पाते। उससे पहले ही विंग के उस ब्लैक फॉग ने उस वांगजी के हाथ को झटके के साथ उस तलवार से अलग कर दिया। वांगजी की तलवार नीचे गिरी हुई थी और वांगजी शौक में बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग के आंखों में लिटरली गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा, और ये गुस्सा उसके आसपास फैले उस ब्लैक फॉग से पता चल रहा था कि वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। बैटलफील्ड में जितने भी लोग खड़े हुए थे अब सब वहाँ पर शांत हो चुका था। वहाँ पर किसी की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तभी वो पेट्रियार्क आगे बढ़ा और उसने वांगजी की आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? ये सुनकर वांगजी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हारे घर एक वॉर प्राइज के रूप में चलने से तो अच्छा मैं खुद की जान देना पसंद करूँगा। उस इंसान के घर जाने के लिए जिसने मेरा फ़ायदा उठाया है, उसके घर जाने के सोचते ही मुझे इतना डिस्गस्ट फील होता है कि इससे अच्छा मैं अपनी जान देना पसंद करूँगा। यह सुनने के साथ ही विंग की जैसे मुट्ठियाँ भिज गई और धीरे धीरे उसे रियलाइजेशन अब हिट हो रही थी। उसने वांगजी की आंखों में देखा। फिर अचानक आगे जो हुआ वो शायद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। वहाँ पर जितने भी बैटलफील्ड में लोग खड़े हुए थे, सभी लोग उस चीज़ को शॉकिंगली देख रहे थे, लिटरली शॉकिंगली। उनकी आंखें सॉकेट से बाहर आने वाली थी, क्योंकि अगले ही पल द माइटी द जीलिंग पेट्रियार्क, जिससे पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड डरता है, वो अपने दोनों घुटनों पर था। उसका सिर झुका हुआ था और वो वांगजी के सामने अपने घुटनों पर बैठा हुआ था। ये चीज़ सबके लिए शॉकिंग थी, होगी भी क्यों ना। पहली तो बात यही शॉकिंग थी कि कोई अल्फा ओमेगा के सामने घुटनों पर बैठ रहा है, वो भी फील्ड में, बैटल फील्ड में। दूसरी बात ये शॉकिंग थी कि यीलिंग पेट्रियार्क, जिससे अल्फा लीडर्स भी डरते हैं, वो इस ओमेगा के सामने बैठा है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उन लोगों के लिए। लेकिन विंग और वांगजी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो शायद सब लोग सुन पा रहे थे। विंग ने अपनी नज़रों को उठाकर वांगजी की तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूँ मैंने जो गलती की है शायद उसकी कोई माफ़ी है ही नहीं, लेकिन मैं इसकी माफ़ी लेना चाहता हूँ। मैं अपनी गलती का पछतावा करना चाहता हूँ, उसकी सज़ा लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने मुझे आज एक चीज़ सिखाई है, वो कि एक अल्फ़ा भले ही कितना ही ताकतवर हो, उसने कितनी ही पावर हासिल कर ली हो, लेकिन एक ओमेगा के आगे, अगर एक ओमेगा ठान ले तो उसके आगे वो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ओमेगा सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं होता। अगर ओमेगा को सिखाया जाए, अगर ओमेगा को बताया जाए तो वो सेक्ट चला सकता है, और ये उसका उदाहरण तुम हो। तुम्हें पता है आज तक किसी अल्फा लीडर की हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे लड़े। अगर मुझे कुछ चाहिए होता और मैं बस एक स्क्रॉल उस राज्य में भेज देता तो वो पूरा राज्य मेरे हवाले करने के लिए तैयार होते थे, लेकिन तुमने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम्हें पता है मुझे लगा था कि तुम्हारे साथ वो सब होने के बाद तुम अपनी
इज्जत बचाने के लिए मेरे पास आओगे कि मैंने तुम्हें छुआ है तो मुझे तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। एंड मुझे पता है कि हर ओमेगा के पास अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, लेकिन उस सेल्फ रिस्पेक्ट को मारने के लिए मजबूर किया जाता है, उन्हें दबाने के लिए मजबूर किया जाता है। और उन्हें दबाती है ये सोसाइटी, ये अल्फ़ा, क्योंकि इन्हें डर है कि अगर एक बार ओमेगा आगे बढ़ गया तो इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अगर ओमेगा इनसे आगे बढ़ गया तो फिर इनकी इज्जत कम हो जाएगी। जबकि ये बेवकूफ़ ये चीज़ नहीं समझते कि अगर एक अल्फ़ा और ओमेगा कंधे से कंधा मिलाकर चले और तो ये समाज ठीक तरीके से चलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि एक ओमेगा एक अल्फ़ा के साथ कंधा मिलाकर चल ही नहीं सकता, क्योंकि एक अल्फ़ा ओमेगा के बराबर हो ही नहीं सकता। तुम लोग एक लाइफ को इस दुनिया में लाने की हिम्मत रखती हो तो हम अल्फ़ा तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। अपनी पावर में, अपने घमंड में शायद हम अल्फ़ा भूल गए थे कि हम जिस ताकत पर इतरा रहे हैं वो हमें एक ओमेगा से ही मिली है। हम सब एक ओमेगा से ही आए हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें सिखाया जाता है अल्फ़ा पावरफुल होता है, अल्फ़ा सुपीरियर होता है, उन्हें ओमेगाओं की इज्जत करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये हमें सालों से सिखाया जाता है और ये हमें और कोई नहीं बल्कि हमारे अल्फ़ा पेरेंट्स सिखाते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें बदलेगी। और रही बात तुम्हारी, तो तुम वो पहले इंसान हो, मैं सिर्फ ओमेगा नहीं बोल रहा, तुम वो पहले इंसान हो जिसने इस यीलिंग पेट्रियार्क के सामने खड़े होने की हिम्मत की है, मुझसे लड़ने की हिम्मत की है। वरना आज तक कोई अल्फ़ा लीडर मेरे सामने टिक नहीं पाया है, लेकिन तुम मुझसे लड़े हो, तुम मुझसे बराबरी तक लड़े हो। एंड तुम्हें एक बात कहूँ, अगर थोड़ी देर तक तुम मेरे साथ और लड़ते तो शायद मैं हार जाता, क्योंकि तुम्हें अपनी पावर का शायद अभी तक अंदाज़ा नहीं है। इसीलिए मैं यीलिंग पेट्रियार्क, यीलिंग का कुल प्रमुख, आज तुम्हारे सामने अपनी हार स्वीकार करता हूँ। ये बोलते हुए उसने अपना सिर बस झुका लिया था। अब बातें जो थी वो जो विंग चाह रहा था वही लोगों के कानों में जा रही थी। विंग जब ये कहा कि उसने वांग जी का फ़ायदा उठाया है तो इसके लिए उसे माफ़ी चाहिए, ये बातें लोगों के कानों में नहीं गई थी, क्योंकि विंग जानता है अगर ये बातें लोगों को पता चलेगी तो वो या फिर वांग जी कितनी ही कोशिश कर रहा है इन अल्फ़ाओं के दिमाग से ये निकालने की कि ओमेगा सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी नहीं होता है, या फिर अगर ओमेगा शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गया तो वो कोई अनप्योर चीज़ नहीं हो जाता है। पर वो यहाँ जानता है कि इन सब चीज़ों में भी तक बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। सोसाइटी को सीधा करने में, सोसाइटी को ट्रैक पर लाने में भी टाइम लगेगा। इसीलिए वही बातें जो वुशियान चाहता था वही बाहर गई थी। सिर्फ ये बात अंदर थी कि वांग जी और वुशियान के बीच में एक नाइट स्पेंड की गई है और बाकी बातें गई थी और सभी अल्फ़ा ये सब सुन रहे थे। अब कुछ अल्फ़ा जो थे उन्हें ये बातें समझ में आ रही थी, या फिर ओमेगाओं की इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में आ रही थी, लेकिन कुछ अल्फ़ाओं को गुस्सा आ रहा था या फिर उनका ईगो हर्ट हो रहा था। लेकिन वुशियान को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बस वांग जी की आंखों में देख रहा था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आज पहली बार तुमने इस पेट्रियार्क को हराया है और अब जो तुम चाहो मेरे साथ कर सकते हो, लेकिन तुम मुझे एक चीज़ करने से नहीं रोक सकते। तुम मेरे ओमेगा हो, मेरे मार्क ओमेगा हो, तुम मेरे हो, इसीलिए तुम मुझे खुद को कोर्ट करने से नहीं रोक सकते। ये सुनने के साथ ही वांग जी को एक अजीब सी फीलिंग अपने दिल में हुई। ऑफ कोर्स वो कि विंग की बातें उस पर असर कर रही थी, और ये असर इसलिए नहीं कर रही थी कि वो अभी विंग की एक काइंडनेस देखकर उससे प्यार करने लगे, नहीं, विंग ने वांग जी को मार्क कर रखा था। अब जो फीलिंग्स विंग की होगी उसका लगभग आधी जो हिस्सा है वो वांग जी के अंदर है। वो विंग ने वांग जी को मार्क किया है तो वांग जी विंग का सोलमेट है। हालांकि मेट्स जो होते हैं वो डेस्टिनाइड होते हैं, लेकिन और शुरुआत में जब ये सोसाइटीज़ बनी थी, कल्टिवेशन वर्ल्ड बना था, तब मेट्स जो होते थे उन्हें माना जाता था और लिटरली सभी जो अल्फ़ा होते थे वो अपनी मेट की रिस्पेक्ट करते थे, उससे प्यार करते थे, एक ही मेट हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता और ये जो अल्फ़ा हैं वो ज़्यादा क्रूर होते गए, वो पावरफुल होते गए, तो उन्हें घमंड आता गया अपनी पावर पर और वो ओमेगाओं को बस दबाते गए। इसीलिए अब सिर्फ उनका मेट
हो या ना हो उनसे, उन्हें इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें फ़र्क पड़ता है तो बहुत सारे कॉन्क्यूबेंस रखने से, ओमेगा रखने से, जिससे उन्हें सोसाइटी में एक पावर मिलती है कि हाँ, ये इतना बड़ा इंसान है कि इसने इतने सारे कॉन्क्यूबेंस रख रखी है, तो कितना पावरफुल अल्फ़ा हो सकता है। लेकिन विंग जो ये सब बोल रहा था, तो उससे वांग जी और विंग ने वांग जी को मार्क किया था, तो कुछ जो परसेंट विंग के इमोशंस थे वो वांग जी को अपने अंदर फील हो रहे थे। एंड वांग जी प्रेग्नेंट था, ऊपर से वांग जी के तभी में विंग का चाइल्ड था, तो वांग जी को कुछ तो फील हो रहा था, लेकिन वांग जी इतनी आसानी से विंग को माफ़ नहीं करने वाला। एंड किस बिनाद पर वो माफ़ करे? अगर वो अभी कह भी देगा कि हाँ उसने विंग को माफ़ कर दिया है, वो विंग को अपने चाइल्ड का फादर मानने के लिए तैयार है, तो क्या विंग उन सब ओमेगाओं को छोड़ देगा? और वांग जी को सेल्फिश पसंद नहीं है। वांग जी ने शुरू से ही लोगों को देखा है, ऊपर से वो लिन क्लैन में बड़ा हुआ है, तो भले ही वो बाकी क्लैन कुछ भी करते हो, उनके क्लैन में सिर्फ एक ही ओमेगा रखने का रिचुअल है, या फिर एक ओमेगा के सिर्फ एक ही अल्फ़ा होगा, या फिर एक अल्फ़ा के एक ही ओमेगा होगा। तो वांग जी भी चाहता है कि उसका अल्फ़ा सिर्फ उसका हो, उसके अल्फ़ा को वो किसी को शेयर नहीं करने वाला। पर वो ये बात भी बहुत अच्छी तरह से जानता है कि विंग उन ओमेगाओं को और अपनी कॉन्शियस को छोड़कर कभी नहीं आने वाला। इसलिए वांग जी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुमने अपनी हार स्वीकार की है, तुम्हें क्या लगता है ये सब करने से तुम मेरा दिल पिघला दोगे, या फिर मैं वो सब भूल जाऊंगा जो उस रात को हुआ था? मैंने तुमसे बेग किया था कि वो सब मत करो, मैंने तुमसे भीख मांगी थी, लेकिन तुमने मेरी एक बात भी नहीं सुनी। उस वक्त तुम अपने अल्फ़ा ईगो में इतने ज़्यादा डूब चुके थे कि तुमने मेरे प्लेट्स को सुनना भी ज़रूरी नहीं समझा, और अब तुम सिर्फ आओगे और माफ़ी मांगोगे और मैं तुम्हें सिर्फ माफ़ कर दूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। और मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, मुझे कोर्ट करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि मैं कोई नॉर्मल ओमेगा नहीं हूँ जिसे पता चल गया कि पेट्रियार्क उसे डेट कर रहा है तो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे अंदर मेरा स्वाभिमान है, मेरा आत्मसम्मान है, जिसे मैं किसी भी चीज़ के लिए नहीं छोड़ने वाला। तुम हार चुके हो, मुझे तुम्हारी हार के बदले कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ, मुझे फॉलो करने की हिम्मत भी मत करना। ये बोलते हुए वांग जी मिंग्या और सिजुई के साथ वहाँ से जा चुका था, पर विंग वहीं पर ही बैठा हुआ था। धीरे धीरे वो खड़ा हुआ और उसने वांग जी के उस रिट्रीट बैग की तरफ देखते हुए कहा, ओमेगा, मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया है वो शायद तुम इतनी जल्दी मुझे माफ़ नहीं करोगे, लेकिन मैं तुम्हें कोर्ट करूँगा, क्योंकि तुमने इस अल्फ़ा के दिल में पहली बार हलचल की है। तुमने पहली बार इस अल्फ़ा को बताया है कि प्यार क्या होता है। प्यार क्लेम करना नहीं होता, प्यार अपनी पावर को अपने पार्टनर के ऊपर दिखाना नहीं होता, प्यार अपने पार्टनर को समझना होता है, उसकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना होता है। मैं ये सब सीख रहा हूँ और धीरे धीरे सीखूँगा और इन सब को तुम्हारे साथ फील करूँगा। मैं तुम्हें कोर्ट ज़रूर कर रहूँगा, लेकिन तब तक तुम खुद मुझे अलाउ नहीं कर देते। उसके लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े तो वो मैं करूँगा। और शायद तुम भूल गए कि तुम्हारा अल्फ़ा बहुत ज़िद्दी है, एंड अब तो तुम प्रेग्नेंट हो और हमारा चाइल्ड भी आने वाला है, तो ओमेगा तुम मुझसे आगे कब तक बचोगे? ये बोलते हुए मुस्कुराता है और वहाँ से वो भी वांग जी पीछे पीछे जा रहा था। तभी शुएंग उसके पास आया। शुएंग ने विंग की तरफ देखा और कहा, मास्टर, आपने ये क्या किया? तभी विंग ने शुएंग की तरफ देखा और कहा, शुएंग, इन सभी आदमी को लेकर वापस हीलिंग सेक्ट लौट जाओ। इस पर शुएंग थोड़ा शॉक हो गया। उसने कहा, पर मैंने कहा ना शुएंग, वी सेक्ट लेकर इन सबको वापस लौट जाओ। इस पर शुएंग कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि विंग ने एक बार कह दिया तो मतलब कह दिया। अब शुएंग आगे कुछ नहीं कह सकता था, इसलिए उसने नोट किया और वो पूरी जितनी भी आर्मी थी उनको लेकर वहाँ से जा चुका था। वहीं दूसरी तरफ विंग अब घुस चुके एंट्रेंस के बाहर खड़ा था और उसने मतलब वो अंदर नहीं जा रहा था, क्योंकि वांग ने उसे परमिशन नहीं दी थी अंदर जाने की। एंट्रेंस पर तो गार्ड थे, वो भी विंग को देख रहे थे। वहीं वांग जी जो कि अपने जिंगशी में गया, उसने अपने उन खून से सने हुए रोब्स को उतारा और एक वार्म सा बाथ लिया। उसने अपने बालों को भी धोया एंड अब वो पूरी तरह से क्लीन था। वो मिरर के सामने खड़ा हुआ था। उसने अपनी टमी पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे माफ़ कर देना बेबी, तुम्हारी माँ जो करने जा रही थी शायद वो ठीक नहीं था, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन अब जब
मैं ठीक हूँ तो मैं तुम्हें भी वो सारा प्यार दूँगी जो शायद मुझे कभी नहीं मिला। मैं तुम्हें कभी भी अकेलापन महसूस नहीं करने दूँगा जो मैंने किया है। वो कोल्ड रातें मैं तुम्हें कभी फ़ील नहीं करने दूँगा। जब मुझे अपने माँ या बाबा चाहिए होते थे लेकिन मेरे पास कोई नहीं था, तुम्हारे साथ ये कभी नहीं होने दूँगा। मैं तुम्हारे लिए माँ एंड बाबा दोनों बनकर दिखाऊँगा। मैं तुम्हें इस दुनिया की सारी खुशियाँ दूँगा और इसके लिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वांग जी की आंखों से आंसू लुढ़क गया था। फाइनली इतने दिनों से जो उसने अपने अंदर मलाल दबा रखा था, आखिर वो कितना ही स्ट्रॉन्ग बन ले, कितना ही वो इमोशनलेस बन ले, लेकिन इमोशंस होते हैं। ऊपर से वो एक ओमेगा है और अब वो प्रेग्नेंट है तो उसके मूड स्विंग्स होते हैं, लेकिन फिर भी अपने मूड स्विंग्स को वांग जी ने कैसे कंट्रोल कर रखा है ये सिर्फ वही जानता है। उसने खुद को शांत किया और अब वो बेड पर जाकर बैठ चुका था। आज उसका डिनर करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन फिर भी बेबी के लिए उसे डिनर करना था क्योंकि वो तो भूखा रह सकता है लेकिन वो उसके बेबी को तो भूखा नहीं रख सकता। इसीलिए उसने मेंग्याओ से अपने रूम में ही डिनर मंगवाया था। डिनर करने के बाद अब वो बेड पर बैठा हुआ था, तभी मेंग्याओ वहाँ पर आया। उसने वो करते हुए कहा, कुल प्रमुख वो एंट्रेंस पर। इस पर वांग जी ने कहा, एंट्रेंस पर क्या हुआ है मेंग्याओ? मेंग्याओ ने कहा, वो पेट्रियार्क एंट्रेंस पर अपने घुटनों के बल बैठे हुए हैं। इस पर वांग जी ने कहा, तुझे बोल दो कि यहाँ से चला जाए। उसके ये सब फालतू की हरकतें करने से मैं उसे को तू कोर्ट करने की इजाज़त नहीं देने वाला। ये सुनकर मेंग्याओ ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, हमने उनसे कहा है कि वो चले जाएं यहाँ से, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि जब तक आप खुद उन्हें अंदर आने की परमिशन नहीं देते और खुद को कोर्ट करने की परमिशन नहीं देते तब तक वो वहीं पर बैठे रहेंगे। ये सुनकर वांग जी ने मेंग्याओ की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वो खड़ा हुआ, उसने अपने आउटर रोब पहना क्योंकि अब गुस्सों में सर्दियों के दिन आने लगे थे, मतलब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड में आने लगे थे। लेकिन गुस्सू पहाड़ियों पर बसा हुआ था तो वहाँ पर जो सर्दियाँ थी वो जल्दी आती थी, ऊपर से वहाँ बर्फ़ और पड़ा करती थी। तो अभी ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और ठंड का मौसम आने लगा था। तो वांग ने अपना ओवर कोट पहना और वो एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। उसके साथ हुई सांग मेंग्याओ भी था। वो सांग उन्हें रास्ते में मिला था। जब वांग जी एंट्रेंस पर पहुंचा और जैसे ही वींग ने वांग जी की फेरोमोन्स को फील किया, उसने तुरंत वांग जी की तरफ देखा जैसे किसी बच्चे ने अपनी माँ की तरफ देखा हो, बिल्कुल चमकती हुई आंखों के साथ। और वांग ने जब ये देखा तो उसने भूषण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा एक कौन सा नया नाटक है? ये सुनकर वींग ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये मेरा कोई नया नाटक नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम ज़िद्दी हो तो मैं भी ज़िद्दी हूँ। मैं तुम्हें कोर्ट कर रहूँगा। ये सुनकर वांग जी ने वींग की आंखों में देखा। फिर उसने मेंग्याओ, होइसांग और जो गार्ड खड़े हुए थे एंट्रेंस पर उनको वहाँ से जाने का इशारा किया और वो लोग वहाँ से जा चुके थे। तभी वांग जी ने वींग की तरफ देखते हुए कहा, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? क्या एक बार मेरी बॉडी से खेलने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा जो तुम दोबारा यहाँ पर आ गए? ये सुनकर वींग की जो स्मेल थी वो तो अब जा चुकी थी और वो वांग जी की तरफ देख रहा था। वो बहुत मुश्किल से खड़ा हुआ और वो वांग जी के सामने आकर खड़ा हो चुका था। उसने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने तुमसे पहले भी कहा है, वो मेरी गलती थी एंड वो गलती में मानने के लिए तैयार था क्योंकि उस वक्त मुझे सच में मुझे गुस्सा आ गया था। मेरा अल्फा ईगो मुझ पर हर हावी हो गया था। तुम्हें पता है, जब मैं पहली बार गुस्सा आया था और मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तो मैं देखते ही मैं अपना दिल हार गया था। तुम्हारा जैसे तुम में वो अलग एक तेज था, तुम में अलग चमक थी जो कि मैंने आज से पहले किसी ओमेगा के ऊपर नहीं देखा। तुम अलग थे, सबसे अलग थे और इसी चीज़ ने मुझे तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट किया था। लेकिन जब मैंने तुम्हें स्क्रॉल भेजा शादी का तो तुमने मना कर दिया। फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब मेरा स्क्रॉल तुम रिजेक्ट करते गए तो मुझे गुस्सा आ गया। और गुस्सा आएगा क्यों नहीं, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि हम अल्फ़ा हैं, अगर हमें किसी चीज़ की परमिशन लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैंने तुमसे परमिशन ली और जब तुमने मना किया उस वक्त वो लेटर पूरी सभा के सामने पढ़ा गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसीलिए मैंने वो सब किया। लेकिन मैं ये सब जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ ये बोलकर ही मुझे गुस्सा आ गया था। मैं जानता हूँ ये गलत था, मुझे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैं धीरे धीरे करना सीख रहा हूँ। और वांग जी, तुमसे बस एक चीज़ मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझे तुम्हें कोर्ट करने की परमिशन दो। मुझे तुम्हें दिखाने की परमिशन दो कि मैं बदल रहा हूँ। मैं वो अल्फ़ा नहीं हूँ जिसका ईगो उसके साथ रहता है।
मैं अपने ईगो को साइड रखने की कोशिश करूँ, मैं तुम्हारे लिए बदलने की कोशिश करूँगा। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं हमारे बेबी के लिए बदलने की कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ अगर तुम अपनी पर आ गए तो तुम इस बेबी को अकेले भी पाल सकते हो, और शायद हम दोनों जितना अच्छे से इसे पालेंगे तुम उससे अच्छे से इसे पाल लोगे, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ और अपने बच्चे के साथ रहना चाहता हूँ। मैं इसके हर हर पल का हिस्सा बनना चाहता हूँ। एंड मैं जानता हूँ कि तुम एक फादर को उसके बच्चे से तो अलग नहीं करोगे। तुम इतने कठोर नहीं हो रंजा। ये सुनकर वांग जी ने विंग की तरफ देखा। उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, और मैं भी देखता हूँ कि तुम यहाँ कितनी देर तक बैठे रहते हो। तुम्हारे ये सब कहने से तुम्हारी की हुई गलती जस्टिफाइड नहीं हो जाने वाली, और मुझे किसी अल्फा की ज़रूरत नहीं है। मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं बचपन से ही अकेला लड़ता आया हूँ, अकेला जीता आया हूँ, तो मुझे अकेला ही लड़ना आता है, और मैं अकेला ही ठीक हूँ। और अब तुम्हें अकेला कहाँ हूँ, मेरा बेबी आने वाला है, तो तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कोर्ट करने की। ये बोलते हुए वांग जी बस वहाँ से जा चुका था, और विंग बस वहीं पर ही खड़ा हुआ था। वो वापस अपने घुटनों पर बैठ गया, और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम बचपन से ही अकेले रहे हो, और शायद इसी चीज़ ने तुम्हें ऐसा बना दिया है, लेकिन अब चिंता मत करो, तुम और अकेले नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे साथ रहेगा। वो तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, वो तुम्हें स्पॉइल करेगा, वो तुम्हें वो सारा प्यार देगा जो शायद बचपन में तुम्हें नहीं मिला है। बस मुझे एक मौका दो, एक मौका दो अपनी दुनिया में कदम रखने का, एक मौका दो तुम्हें कोर्ट करने का। एंड जब तक तुम्हें मुझे मौका नहीं दे देते, मैं बस यहीं पर बैठा रहूँगा। विंग क्या में डिटर्मिनेशन था, और वांग जी बस अंदर जा चुका था। वांग जी को पूरा यकीन था कि विंग ज़्यादा से ज़्यादा आज पूरी रात बैठा रह सकता है, क्योंकि पेट्रियार्क है, उसकी भी कोई ना कोई इमेज तो है, तो उस इमेज को बनाए रखने के लिए आज बैठा रहेगा। लेकिन 2 से 3 दिन में उसका अल्फा ईगो वापस उसके ऊपर हावी हो जाएगा, और उसे लगेगा कि आखिर वो एक ओमेगा के लिए क्यों ही यहाँ पर बैठा है वांग जी जैसी, तो उसके पास बहुत सारे आने आ जाएगी। वांग जी ने यही सोचा था। अब ऐसे ही 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, और 3 दिन बीत गए थे। जब 3 दिन हो गए, और तभी उसने जब विंग को खबर नहीं सुनी, तो एक दिन जब वो लोग गार्डन में बैठे हुए थे, वांग जी, मेंग्याओ, सिजुएन, होइसांग, वो सभी गार्डन में थे, तो वांग जी ने होइसांग की तरफ देखते हुए कहा, होइसांग, पेट्रियार्क को गए हुए कितने दिन हो गए। ये सुनकर होइसांग ने वांग जी की तरफ देखा। वो थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। इस पर वांग जी ने कहा, होइसांग क्या हुआ है। तभी होइसांग ने कहा, वो वांग जी का एक्चुअली पेट्रियार्क अभी भी वहीं पर ही बैठा हुआ है। ये सुनकर वांग जी की आंखें थोड़ी बड़ी हुई, लेकिन फिर से वो नॉर्मल हो गई। वांग जी ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, उससे क्या लगता है, उसके यहाँ बैठने से मुझे खुद को कोर्ट करने की इजाज़त दूंगा, बिल्कुल नहीं। ये बोलकर वांग जी अपने रूम में चला गया था, लेकिन वहीं मेंग्याओ, सिजुई एंड होइसांग वहीं पर ही थे। तभी मेंग्याओ ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि पेट्रियार्क सच में हमारे वांग जी से प्यार करता है। ये सुनकर सिजुई ने भी हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, नहीं तो मैंने किसी भी अल्फा को नहीं देखा कि वो किसी ओमेगा के लिए इतना इंतज़ार करेगा। अगर पेट्रियार्क की जगह कोई और होता तो शायद अब तक वो जा भी चुका होता। लेकिन सच में पेट्रियार्क वांग जी का की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तभी वो सांग ने कहा, और वांग जी का बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा है। आई मीन पेट्रियार्क ने जो भी वांगा के साथ किया वो गलत है, लेकिन वो उनसे माफ़ी मांग रहे हैं, फिर भी वो उन्हें माफ़ करने के लिए तैयार ही नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने बुशियान को कोर्ट करने तक की परमिशन नहीं दी है खुद को। इस पर सिजुई ने होइसांग की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि वो डरे हुए हैं। ये सुनकर मेंग्या और होइसांग दोनों ही थोड़े कन्फ्यूज़ हो गए। तभी सिजुई ने कहा, वो डरे हुए हैं कि फिर से कोई उनकी लाइफ में आएगा और उन्हें कुछ दिनों के लिए अपनापन दिखाएगा और फिर से उन्हें छोड़कर चला जाएगा, जैसे उनके साथ बचपन में हुआ था। शुरू में तो उनकी माँ भी उससे प्यार किया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी उनसे अलूफ होने लगी, उनसे दूर होने लगी, और वांग जिगा के दिल में वही डर बैठा हुआ है। ऊपर से ये तो एक अल्फा है। वांग जी अल्फाओं को बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। जिस दिन के बाद से उनके बड़े भाई ने उनके साथ धोखा किया था, उन पर उल्टे इल्ज़ाम लगाए गए थे, और प्लेटन बस चुपचाप बैठे हुए थे। इसीलिए गा
अल्फ़ा पर भरोसा नहीं करते हैं। रही बात वुशियान की, तो भले ही वो ये सब कर रहा हो, लेकिन ये उसकी सज़ा है, क्योंकि उसने गा के साथ जो किया है वो भी सही नहीं है ईशान। तो तुम ये कहकर जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो बस वांग जिका की रिस्पेक्ट कर रहा है या फिर बेटा है, तो वांग जिका को उसे कोर्ट करने की परमिशन दे देनी चाहिए। और मैं तुमसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कल सुबह तक वो यहाँ पर बैठे नहीं रहने वाला, क्योंकि तुमने देखा नहीं गुस्सों में बर्फ़ पड़ने लगी है। एंड ऐसी गिरती बर्फ़ में तो वो यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहने वाला। ये बोलते सिजुए की आंखों में गुस्सा था, डिटर्मिनेशन था, लेकिन उस गुस्से और डिटर्मिनेशन के बाद पीछे थोड़ी सी जैसे होप थी कि शायद वुशियान बैठा रहे, शायद वुशियान इतना कैपेबल हो कि वांग जी को वो फील करवा सके जो शायद आज दिन तक कोई नहीं करवा पाया है। यही सोचकर वो तीनों अपने अपने रूम में जा चुके थे। अब 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 1 हफ्ता बीता, लगभग अब 1 से 1.5 हफ्ता बीत चुका था। इस बीच में भी वांग जी ने कुछ नहीं पूछा था। बाहर से तो उसने कुछ नहीं पूछा था, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उसे फील होता था। वो मार्क जब भी उसका अल्फ़ा प्रॉब्लम में होता था या फिर उसके अल्फ़ा को कुछ भी प्रॉब्लम हो, छोटी छोटी वांग जी से फील कर पाता था। एंड कुछ दिनों से वो इसे फील कर रहा है, इसीलिए उसने एक दिन फिर से मेंग्याओ से पूछा, मेंग्या क्या वो अभी भी बैठा हुआ है? ये सुनकर मेंग्याओ ने वांग जी की तरफ देखा और बस नोट किया। और ये सुनकर तो वांग जी जैसे मुट्ठियाँ बिछ गई थी, क्योंकि अब गुस्से में बर्फ़ पड़ने लगी थी। लिटरली जब वो लोग चलते थे तो उनके पैर बर्फ़ में धंसा करते थे। इतनी बर्फ़ हो चुकी थी, इतनी बर्फ़ गिरा करती थी, फिर भी वो अल्फ़ा इतना ज़िद्दी है कि वो वहीं पर ही बैठा हुआ है। पर वांग ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन लगभग 2 से 3 दिन बाद मेंग्याओ दौड़ता हुआ वांग जी के पास आया, जो कि कोर्ट में काम कर रहा था। और जब मेंग्याओ उसने ऐसे देखा तो उसने मेंग्याओ की तरफ देखते हुए कहा, मेंग्याओ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों भाग रहे हो? तभी मेंग्याओ ने कहा, कुल प्रमुख वो पेट्रियार्क बेहोश हो चुका है। वो तब से वो पिछले 2 हफ्ते से वहीं पर ही बैठा हुआ है अपने घुटनों पर, और वो अब बेहोश हो चुका है। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा, वो खड़ा हो चुका था और वो धीरे धीरे एंट्रेंस की तरफ जाने लगा। और जैसा कि मेंग्याओ ने कहा था, वुशियान लिटरली बेहोश हो चुका था। आखिर उसका अल्फ़ा कब तक उसे सपोर्ट करेगा? 1 हफ्ते तक वुशियान ने खुद को स्ट्रॉन्ग रख लिया, कैसे भी रख लिया, लेकिन फिर भी वे वुशियान अल्फ़ा है तो उसका अल्फ़ा कितना ही उसे प्रोटेक्ट करेगा। वांग जी वुशियान का पूरा फेस ठंड से नीला पड़ चुका था, उसके लिप्स फट चुके थे और वो भी नीले पड़ रहे थे। वुशियान के बालों पर हल्की हल्की बर्फ़ गिरी हुई थी। वुशियान ऐसे ही बर्फ़ में था। ये देखकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। उसे अपने दिल में बहुत कुछ फील हो रहा था, लेकिन वो अपने फेस पर कुछ नहीं दिखा रहा था। उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा, इसे हीलर के पास लेकर जाओ और जैसे ही होश आए इसे गुस्सों से जाने के लिए बोल देना। ये बोलकर वांग जी वापस अपने रूम में जा चुका था। जैसे उसने डोर बंद किया, वो उसी डोर के साथ खिसकता और नीचे बैठ गया और उसने अपने टमी पर हाथ रखते हुए कहा, मुझे मैं मैं क्या करूँ बेबी? मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या क्या मुझे उसे मौका देना चाहिए? वो खुद को साबित कर रहा है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वो मुझे धोखा नहीं देगा? उसके पास बहुत सारी उम्मीदें हैं। जिस दिन वो मुझसे बोर हो जाएगा वो उनके पास चला जाएगा। मैं उस पर कैसे विश्वास कर लूँ बेबी? लेकिन उसकी उसकी आंखों में क्यों मुझे अलग अलग सच्चाई दिखाई देती है? क्यों जब भी मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में ना सोचूं, मैं बस उसी के बारे में सोचता हूँ? क्यों? मुझे जवाब चाहिए। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बस हाथ से फिसलता जा रहा है। ये बोलते वांग जी की आंखों में बस आंसू बह रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वुशियान को हिलर रूम में ले जाया गया। हिलर ने जब वुशियान को चेक किया तो लिटरली वो शॉक थे। ऐसी ठंड में किसी का जिंदा रह पाना मुश्किल था, लेकिन ये अल्फा जिंदा था। अब विंग जो सांसें थी वो थोड़ी धीरे थी, लेकिन जिंदा था। एंड अभी तक भी अगर वो 4 से 5 दिन बाद पड़ा होता तो भी वो जिंदा रह सकता था, लेकिन 4 से 5 दिन से ज़्यादा वो जिंदा रह ही नहीं सकता था वहाँ पर, क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा ठंडी थी, बहुत तेज़ी से गिर रही थी। एंड विंग के जितने भी अल्फा और प्रोटेक्टिव स्किन से या फिर अल्फा की जो प्रोटेक्टिव स्किन्स होती है वो कितनी भी उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर लेती, वुशियान अब शायद बहुत ही कम खुद को प्रोटेक्ट कर पाता। एंड अभी भी उसके शरीर नीला पड़ चुका था, उसका लिटरली खून जम चुका था। हीलर्स को ये पता है कि उन्होंने कैसे वुशियान के खून को गर्म किया था या फिर वुशियान की बॉडी को वार्म किया था। 2 दिन तक वुशियान को होश नहीं आया, लेकिन
तीसरे दिन जाकर भूषण को होश आया था। फिर भी उसकी तबीयत अच्छी खासी ठीक नहीं हुई थी। जुकाम था, उसे हल्का हल्का फीवर था, लेकिन उसे इस चीज़ की कोई परवाह नहीं थी। जब वो उठकर बैठा तो सामने ही मेंग्याओ खड़ा हुआ था, जिसने उसे ये खबर दी कि भूषण को यहाँ से निकल जाना चाहिए। जब भूषण ने पूछा कि ये बात मेंग्याओ से कैसे बोल रहा है, तो मेंग्याओ ने कहा था कि वांग जी का ये आदेश है कि एक बार जब पेट्रिया को होश आ जाए तो उसे यहाँ से कहने के लिए कह दिया जाए, यहाँ से जाने के लिए कह दिया जाए। भूषण ने जब ये सुना तो वो थोड़ी देर तक तो उसने कुछ नहीं कहा। फिर वो खड़ा हुआ और ये देखकर मेंग्याओ ने कहा, आप क्या कर रहे हो? तभी भूषण ने कहा, मुझे अपने ओमेगा से मिलना है। इस पर मेंग्याओ ने कहा, पर वो आपसे नहीं मिलना चाहता। तभी भूषण ने कहा, पर मैं मिलना चाहता हूँ। ये बोलते हुए वो बाहर की तरफ निकल गया और मेंग्याओ उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भूषण रुकने का नाम नहीं ले रहा था। भूषण चलते चलते वो जिंगशी की तरफ जा रहा था और ऑफ कोर्स उसे गुस्से में किसका रूम कहाँ है वो पता है। वो पूरी रिसर्च कर उसे पता था, उसने गुस्से में पूरी रिसर्च कर रखी है, इसलिए वो जिंगशी की तरफ ही जा रहा था। लेकिन रास्ते में ही उसे वांग जी जिंगशी से बाहर की तरफ आता हुआ दिखा और ये देखकर उसके फेस पर एक स्माइल आ गया। हालांकि उसकी हालत अभी भी इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी आंखें आधी ही खुल रही थी, लिप्स अभी भी वही हल्के नीले थे, लेकिन फिर भी वो वांग जी को देखकर खुश था। और अब वांग जी का जो बेबी बम था वो बहुत ही हल्का हल्का दिखने लगा था, जिससे पता नहीं है कि वांग जी प्रेग्नेंट नहीं है तो वो तो क्यों ही ध्यान देगा, लेकिन जिसे पता है कि वांग जी प्रेग्नेंट है तो अगर ध्यान से देखे तो ये पता चलता है कि वांग जी का बेबी बम है। भूषा ने जब ये देखा तो उसके फेस पर जैसे स्माइल आ गई, उसको थकान, उसका फीवर, उसे कुछ फील नहीं हो रहा था। वही वांग जी जो जंक्शन में से निकल कर आया था और उसने सोच लिया था कि आज तो भूषण चला ही गया होगा अब तक तो, क्योंकि उसे पता चला था कि सुबह सुबह ही कि उसे होश आ चुका है, तो अब तक तो उसे लगा था कि वो चला गया होगा। लेकिन जब उसने किसी को अपने मतलब कोर्टयार्ड में खड़ा देखा उसके जिंगशी से थोड़ा दूर, तो थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, लेकिन जैसे से आगे जा रहा था वो उस फिगर को पहचान पा रहा था और अब वो भूषण से थोड़ी दूरी पर खड़ा हुआ था। और जब वांग ने ही देखा तो उसने भूषण की तरफ देखते हुए कहा, तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? यह सुनकर भूषण ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें कोर्ट करूँगा, एंड रही बात यहाँ की तो तुमने खुद मुझे अंदर बुलाया है। यह सुनकर वांग जी ने घूर कर वेंग की तरफ देखा तो वेंग ने हंसते हुए कहा, क्यों मेगा, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, या फिर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं समझ आया कि तुमने क्या किया है? अगर तुम चाहते तो वीक क्लेन से लोगों को बुलाकर मुझे विसेक्ट भी भेज सकते थे, लेकिन नहीं, तुमने मुझे अंदर बुलाया, मतलब तुम मुझे खुद को कोर्ट करने की परमिशन दे रहे हो। ये सुनकर वांग जी ने घूर कर विंग की तरफ देखा और ये सच तो था, वो वीक क्लेन के लोगों के पास भेज सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे डर था कि अगर तब तक पेट्रिया को कुछ हो जाएगा, उसे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्यों फ़र्क पड़ता है कि पेट्रिया को कुछ हो जाएगा। तो वैसे भी वो तो उसे अपने ना तो अल्फ़ा का ओहदा दे रहा है ना अपने बेबी के फादर का ओहदा दे रहा है, तो उससे क्यों फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन उसकी मुट्ठियाँ बिछ रही जब ये देख कर ऊर्जैन मुस्कुराया। वो 2 कदम आगे और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा कोई मजाक नहीं बना रहा हूँ, लेकिन अगर तुमने मुझे मौका दिया है तो मैं इस मौके को गंवाऊँगा नहीं। मैं तुम्हें कोर्ट करके दिखाऊँगा और अपनी सिंसियरिटी साबित कर दिखाऊँगा। तब तक मेरे मेरा अब तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि मुझे परमिशन दो कि मैं तुम्हारा ख्याल रख सकूँ, क्योंकि तुम अब प्रेग्नेंट हो। प्रेगनेंसी में टेंशन लेना, स्ट्रेस लेना ठीक नहीं होता, इसलिए आज से ये नाचीज़ आपकी सेवा में हाजिर है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करें। ये सुनकर वांग जी ने वूशैन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसने वहाँ से जाते हुए कहा, पहले खुद का ध्यान रखो, खुद के तोते पते नहीं है, पता नहीं कहाँ कैसे और क्यों, और मेरा ख्याल रखोगे, पहले जाकर खुद का ख्याल रखो, ठीक हो फिर मेरा ख्याल रखना। ये बोलते हुए वांग जी बस वहाँ से जा चुका था, लेकिन उसे सुकून था कि वूशैन ठीक है। अब ये क्यों था, तो उसका दिल ही जाने। जैसा कि वांग जी ने कहा था, तो वूशैन ने भले 1 से 2 दिन खुद को ठीक करने में लगाया। जब वो पूरी तरह से ठीक हो गया तो अपने वही कोटिंग के मूड में आ गया था। वो सोच रहा था कि वो ऐसा करे क्या कि वांग जी को उस पर भरोसा, या फिर वांग जी को थोड़ा सा टाइम दे पाए, वांग जी उसका थोड़ा टाइम स्पेंड कर पाए। तो उसने सोचा कि क्यों ना वांग जी के लिए फूड बनाए। अब फूड एंड विभूषण डिज़ास्टर, पर उसने कोशिश की, उसने आज तक पानी तक नहीं हो पा रहा। वो एम्प्रर है, उसे क्यों ही पानी या कुछ भी बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए वो किचन में गया और जैसे ही उन लोगों ने किचन के जितने भी सर्वेंट्स थे उन्होंने भूषण को देखा, वो पीछे हट गए।
वूशियान ने कहा कि आज खाना वो बनाएगा, वो भी वांग जी के लिए। और ये सुनने के साथ ही वो क्या ही कह सकते थे, लेकिन जैसे ही विंग ने खाना बनाना शुरू किया तो किचन में सिर्फ आग लगना बाकी था, नहीं तो सब कुछ हो चुका था। पूरा आटा ज़मीन पर फैला हुआ था, चावल बिखरे हुए थे, यहाँ तक कि चावल जल चुके थे। उसने जो सूप बनाया था उसमें भी सब्जियाँ इतनी बड़ी बड़ी कटी हुई थी कि वो पक नहीं रही थी। एंड लकड़ियों को विंग पानी डालकर गीला कर चुका था, पता नहीं क्या क्या कर चुका था, लेकिन उसका खाना फाइनली रेडी था। जले हुए चावल एंड बिना पका हुआ सूप, जिसमें उसने बहुत ज़्यादा मसाले डाले थे, क्योंकि वो एक पल के लिए भूल गया था कि वो विसेक्ट में नहीं है, वो गुसू में है जहाँ के लोग ब्लेंड फूड खाते हैं। ऊपर से वहाँ प्रेग्नेंट है, तो उसके लिए उसे एक न्यूट्रिशियस फूड बनाना चाहिए, लेकिन नहीं, उसे बस इम्प्रेस करना था अपने ओमेगा को। वहीं दूसरी तरफ जब वांग जी ने अपना लंच मंगाया मेंग्याओ से, वो नॉर्मली अपने जिक्चू में लंच करता है। जब उसने मेंग्याओ से मंगाया तो मेंग्याओ नहीं आया, उसके डोर पर नॉक हुआ तो उसने कहा मेंग्याओ अंदर आ जाओ। ये सुनकर वो डोर ओपन हुआ और वूशियान अंदर किया। वांग जी ने जैसे ही फील किया फेरामोन्स, क्योंकि मेंग्याओ के फेरामोन्स ऐसे नहीं थे, ये तो किसी अल्फा। जैसे ही वांग जी ने फील किया, उसने उस तरफ देखा तो वूशियान मुस्कुराते हुए बिल्कुल बिल्कुल से पागल की तरह मुस्कुराते हुए अंदर आ रहा था। और ये देखकर वांग जी की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। अब पता नहीं वो कोई एक्साइटमेंट से बिछ रही थी या फिर गुस्से से बिछ रही थी, गॉड नोज। लेकिन वूशियान वांग जी सामने गया और उसने उससे फूड को उसके सामने रखते हुए कहा, टंटना देखो मैंने आज तुम्हारे लिए फूड बनाया है, प्लीज़ चेक कर बताओगे कैसा बना है। ये सुनकर वांग जी ने एक बार खाने की तरफ देखा, फिर एक बार वूशियान की तरफ देखा। वो देख सकता था कि खाना पूरी तरह से जला हुआ है, और उससे ज़्यादा वूशियान के हाथ जले हुए थे। टोटली वूशियान की उंगलियों पर, उसकी हथेलियों पर, उसकी बैक साइड पर जलने के निशान थे। और ये देख कर वांग जी को नहीं अच्छा लगा, लेकिन वो कहेगा नहीं। उसने जो खाना देखा ये उसके बेबी की हेल्थ के लिए भी तो अच्छा नहीं है, एंड वूशियान को दूर भेजने का एक ही तरीका था। इसलिए उसने अपनी मुट्ठियाँ बीच उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं ये खाना खाऊंगा। इस पर वूशियान जो मुस्कुरा रहा था उसकी मुस्कुराहट एकदम गायब ही हो गई। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, क्या मतलब क्यों? तो वो वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं जला हुआ खाना खाऊंगा, और जिसे देखकर लगता है कि इसमें कितनी मिर्ची है। क्या तुम मेरे बच्चे को मारना चाहते हो? उन्हें सुनकर वूशियान ने कहा, लंजा। तो वांग जी ने कहा, अगर नहीं मारना चाहते तो अभी की वहाँ से चले जाओ और मेंग्याओ को बोल दो कि वो मेरे लिए फूड लेकर आ जाए। रात के बाद मेरे लिए वाहिद खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर वूशियान हर्ट था, वांग जी जानता है, लेकिन वूशियान के पागलपंती करने से रोकने का एक ही तरीका है कि उसे डांटे, ताकि वूशियान कभी फिर खाना ना बनाए। वांग जी को तो यही लगा था। वही वूशियान ने उसी अपनी हार्ट एक्सप्रेशन के साथ ही फूड को उठाया और उसे बाहर ले गया था। फिर उसने एक सर्वेंट को बोला कि मेंग्याओ को जाकर बोल दे कि वांग जी के लिए फूड लेकर आ जाए, क्योंकि वो अपने मेंग्याओ को भूखा नहीं छोड़ सकता। और उसी प्लेट को लेकर जा रहा था, तभी वूशियान के पीछे ब्लैक फॉग इकट्ठा होने लगा। और वूशियान जिसे सेंस किया वो पीछे घूमा, और धीरे धीरे वो ब्लैक फॉग आकार लेने लगा, और वहाँ से शुएंग अपीयर हुआ। ये जो मतलब पोर्टल है, क्या क्या बोलते हैं इसको, टेलीपोर्ट। टेलीपोर्ट जितने भी तर्जमान जो वूशियान ने बनाए थे, और विसेक्ट के लोग जो प्रमुख लोग हैं ये उन्हीं के पास है जिन्हें ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे सेनापति हुए, खुद किंग हुआ, या फिर किंग की फैमिली के हुए, तो इन्हें ज़रूरत होती है। तो वूशियान ने ये तर्जमान उन्हें दे रखे हैं या फिर बनाना सिखा रखा है। वूशियान में वूशियान ने जब शुएंग को यहाँ पर देखा तो उसने शुएंग की तरफ देखा। शुएंग ने बो किया और कहा, कुल प्रमुख आप कब तक यहाँ रहने वाले हो? ये सुनकर वूशियान ने कहा, क्यों, क्या कोई प्रॉब्लम है? उस पर शुएंग ने कहा, हाँ, आप पिछले 2 हफ्ते से सेक्ट में नहीं हो, तो सेक्ट को आपकी ज़रूरत है। आपको कोर्ट अटेंड करने की ज़रूरत है। यह सुनकर वूशियान ने शुएंग की तरफ देखते हुए कहा, शुएंग मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ये इस पर शुएंग थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। उसने कहा, पर क्यों? तभी विंग ने कहा, मैं अपने ओमेगा को अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। एंड तब तक ये बोलकर वो शुएंग की तरफ घूमा और उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, माँ को बोलो कि वो सेक्ट को चलाएगी। ये सुनकर शुएंग लिटरली शॉक में था। माँ मतलब UZ1 विंग की मदर एक ओमेगा सेक्ट चलाएगी? ये सुनकर तो शुएंग लिटरली शॉक्ड था और विंग को देख रहा था। तभी विंग ने कहा, मैंने कोई बम फोड़ा है जो तुम ऐसे रिएक्शन दे रहे हो? माँ को बोले कि वो सेक्ट चलाए, क्योंकि एक तुम देख सकते हो कि यहाँ एक ओमेगा सेक्ट चला रहा है, वो कितनी अच्छी तरह से चला रहा है। एंड माँ इन सब में चीज़ों में बहुत अच्छी हैं, और उनसे कहना कि चेंग की मदद ले। साथ ही
तुम मेरा एक काम और करोगे, जाकर ये ऐलान करवा दो कि जो भी ओमेगा पढ़ना चाहता है, जो ओमेगा कुछ भी करना चाहता है, उनके लिए फ्रीडम है। जितनी बेड़ियाँ उनके लिए बांधी गई थी, मैं उन सबको तोड़ता हूँ। जो पढ़ना चाहता है उनके लिए एजुकेशन का इंतज़ाम करो, उनके लिए स्कूल्स का इंतज़ाम करो, एंड उनके लिए ओमेगा टीचर्स का इंतज़ाम करो। एंड वो ओमेगा जो आर्मी में जाना चाहती है, जो वो बनना चाहती है, तो उनके लिए ओमेगा ट्रेनर का इंतज़ाम करो। और ये सब इसकी खबर, ये सब हो गया, उसकी खबर मुझे जल्द से जल्द मिल जानी चाहिए। समझ में आया तुम्हें? ये सुनकर श्रेयंक थोड़ा कन्फ्यूज था क्या वो शौक था। ये यहाँ आने के बाद उसके मास्टर को हो क्या गया है? ओमेगाओं को उनके कोर्ट तक में पाँव नहीं रखने देते थे। ओमेगा विसेक्ट पर रूल करेगा। लिटरली वो खुद के कॉन्सर्ट्स को कोर्ट में नहीं ले जाया करते थे। मैडम यू में पोटेंशियल्स हैं, मैडम यू एक बहुत अच्छी कल्टिवेटर है, लेकिन है एक ओमेगा। फेक मैन ने भी कभी उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं दी जो दे जानी चाहिए। वो उनकी फर्स्ट वाइफ थी, फर्स्ट क्वीन थी, लेकिन फिर भी उन्हें कभी भी कोर्ट में आने की इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अगर वो आती तो श्रेयंक जानता है कि उनमें कितना ज़्यादा टैलेंट है, वो एक सेट को चला सकती है, क्योंकि उनका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है। जब ये बात श्रेयंक को पता चली तो उसने थोड़ी देर तक भूषण की तरफ देखा कि शायद भूषण मजाक कर रहा हो, वो मना कर दे। लेकिन जब भूषण तस से मस नहीं हुआ तो उसने कहा जी मास्टर। उसके बाद श्रेयंक वहाँ जा चुका था, इसलिए श्रेयंक भी खुश था। श्रेयंक एक ऐसी फैमिली से आया है जहाँ पर उसके जो पेरेंट्स थे वो एक लवी डवी कपल थे। उसके फादर ने कभी भी उसकी माँ को दबा के रखने की कोशिश नहीं की, या फिर जो सोसाइटी करती है तो उसके फादर ने कभी भी उसकी माँ की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। उसके फादर ने हमेशा उसकी माँ की रिस्पेक्ट की है। तो श्रेयंक ने बचपन से ओमेगा को रिस्पेक्ट करना सीखा है। लेकिन जैसे वो बड़ा हो रहा था, सोसाइटी को जान रहा था, उसे ये पता चल रहा था कि अल्फा ओमेगाओं की रिस्पेक्ट कैसे कर सकते हैं। वो तो उन्हें दबाने के लिए होते हैं, वो सुपीरियर होते हैं, तो उन्हें किसी की रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। और अब जब वो भूषण की बातें सुन रहा है तो उसे भी कहीं ना कहीं सुकून मिल रहा है। पर जैसे ही ये बात वी सेक्ट में फैली थी, लिटरली पूरा वी सेक्ट शौक था, ऊपर से मैडम यू और शौक थी। लेकिन जब उसके बाद से मैडम यू ही अब रूल कर रही थी, साथ में उनका ओमेगा बेटा जियांग चेंग वो भी वहीं पर ही रूल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ भूषण लिटरली जैसे जब वांगी ने सब कहा था तो उसके एक हफ्ते तक भूषण गायब हो चुका था, पूरी तरह से गायब हो चुका था। वो वांगी के सामने तक नहीं आ रहा था, और ये सब वांगी को थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा कि शायद भूषण चला ही गया होगा। अब ऐसे तो वांगी खुश होना चाहिए, लेकिन लिटरली वांगी दुखी था। पता नहीं क्यों उसे खुद ही अंदर से अच्छा नहीं लग रहा था। अब उसके लिए तो अच्छा था ना कि भूषण यहाँ चला गया है, लेकिन फिर भी उसे बुरा लग रहा था। शायद डिसअपॉइंटेड था वो खुद से, भूषण से, किससे, उसे नहीं पता। लेकिन एक हफ्ते बाद वांग जी हमेशा की तरह अपना कोर्ट फिनिश कर अपने गार्डन में बैठा हुआ था। लंच टाइम हो चुका था, तो उसने सर्वेंट को बोल दिया था कि मेंग्याओ को बोल दे, और आज मेंग्याओ को वहीं उसी के पास भेज दे, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा है उसे। पता नहीं क्यों, पर उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसीलिए मेंग्याओ को भेज दिया जाए। तो वो वहाँ जब गार्डन में बैठा हुआ था तो उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि मेंग्याओ आया है, इसलिए उसने कहा मेंग्याओ खाने को यहाँ पर लेकर आ जाओ, हम दोनों साथ में बैठ कर खाएंगे। ये बोलने के साथ उसे कदमों की आवाज़ अपने सामने फील हुई। वो अभी भी कुछ काम कर रहा था, तो उसने सामने वाले पर्सन की तरफ देखा नहीं। जब फूड नीचे टेबल पर रख दिया गया तब जाकर उसने मेंग्याओ की तरफ देखा और कहा मेंग्याओ तुम। वो तो चुप हो गया, क्योंकि सामने मेंग्याओ नहीं था बल्कि भूषण था, जो कि पहले की तरफ मुस्कुरा रहा था। वो भी बहुत बड़ी वाली उसकी वो टूथपेस्ट की वाली बत्ती से दिखा रहा था। और ये देखकर वांग थोड़ा शॉक हो गया। फिर उसने नीचे देखा जहाँ पर खाना रखा हुआ था। आज खाना बहुत अच्छा था, लिटरली अच्छा दिख रहा था, खाने में पता नहीं पर दिख रहा था, और वैसे ब्लेंड लग रहा था। ये देखकर वांग जी ने भूषण की तरफ देखा। भूषण ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा पिछली बार के लिए सॉरी। वो क्या था, मैंने पहली बार खाना बनाया है ना, इसलिए थोड़ा सा जल गया था वो। लेकिन मैंने कोशिश की, लिटरली पिछले एक हफ्ते से खाना बनाना सीख रहा हूँ, मैंने कुछ तो सीखा है, तुम्हारे लिए बना है। प्लीज़ टेस्ट करके बताओ ना कि कैसा बना है। अगर तुम टेस्ट करोगे, अच्छा नहीं लगा तो मैं दोबारा कोशिश करूँगा, दोबारा सीखूंगा। ये सुनकर वांगी ने शॉकिंगली भूषण की तरफ देखा, पर आज उसका मन नहीं किया कि वो भूषण को डांटे या फिर उसे ऐसे शब्द कहे जिससे उसे हर्ट हो। पता नहीं क्यों, इस थॉट से ही कि भूषण उससे दूर चला जाएगा, उसे पता नहीं क्या हो जाता है। अब भूषण वांगी ने चॉपस्टिक उठाया, बहुत ही धीरे से उसने उस सूप को पिया, और जैसे ही उसने सूप को पिया
वो थोड़ा शॉक हो गया क्योंकि लिटरली सूप बहुत अच्छा था, उस बिल्कुल उसका टेस्ट के अकॉर्डिंग था। और ये देखकर उसने वुशियान की तरफ देखा, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और वो ऐसे उस फूड को ख़त्म करने लगा। उसने पूरे फूड खत्म कर दिया, लेकिन उसने एक शब्द तक वुशियान से नहीं कहा। पर वुशियान खुश था कि वांग जी ने उसका फूड खाया तो सही, यही सोच कर वो खुश था। फिर उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वैसे जब से तुम मतलब कोई प्रमुख बने हो, तब से तुम सिर्फ गुसु इस गुसु सेक्ट में हो, राइट। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो तो इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तो वुशियान ने कहा, ओ मैंने सुना है कि तुम्हारे यहाँ पर एक मेला लगता है काई टाउन में, क्या तुम मेरे साथ चलोगे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर वुशियान ने कहा, तो हम कौन सा दिन में जा रहे हैं तुम्हारे कोर्ट के टाइम पे, हम तो शाम को चलेंगे। तो वांग जी ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, हम दोनों अगर ऐसे जाएंगे तो हमें पहचानेगा नहीं। इस पर वुशियान ने कहा, ओ उसकी चिंता तुम क्यों कर रहे हो, इसका आइडिया मेरे पास है, बस तुम मुझे बताओ कि तुम चलोगे या नहीं। ये सुनकर वांग जी ने कुछ नहीं कहा। तो वुशियान ने अपने पास से कुछ रोप्स निकाले और फिर उसने वांग जी के सामने रखते हुए कहा, अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं कल शाम को तुम्हारा वेट करूँगा और ये कपड़े ज़रूर पहन कर आना। ये बोलते हुए वो बस वहाँ से जा चुका था और ये देखकर वांग जी वुशियान की तरफ देख के जा रहा था। वांग जी पूरे दिन सोच रहा था कि उसे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। वो मतलब उसने खुद को मना रखा था कि वो नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, वो बिल्कुल नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई और उसने उन कपड़ों की तरफ देखा तो कपड़े नॉर्मल पर्सन्स के लग रहे थे, मतलब उसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं थे, जैसे कोई नॉर्मल किसान कपड़े पहनता है वो बिल्कुल वैसे कपड़े थे। और जब उसने उन कपड़ों को देखा तो उसने बस उठाया, उनको पहना, पर उसने खुद को रोक रखा था कि वो नहीं जाएगा, वो नहीं जाएगा। वही वुशियान जो कि गेट पर वेट कर रहा था, लिटरली बहुत लेट हो चुका था। वो जैसे सनसेट हुआ था तब से यहाँ पर है, तो अंधेरा होने लगा था, लेकिन वहाँ मुझे कोई नामो निशान नहीं दिख रहा था। और वो धीरे धीरे अब उसका एक्साइटमेंट कम हो रही थी। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, लगता है भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। पर ओमेगा बहुत ज़्यादा ही ज़िद्दी है, मुझसे भी ज़्यादा ज़िद्दी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब हमारा बेबी होगा तो वो कितना ज़िद्दी होगा। हम दोनों ही इतनी ज़िद्दी हैं तो। वुशियान चलो, आज तुम्हारा ओमेगा नहीं आने वाला, किसी और दिन ट्राई करना। ये बोलते हुए अंदर जाने के लिए मुड़ आया था, तभी उसे वहाँ से कोई पर्सन आता हुआ दिखाई दिया। और ये देखते उसके फेस की जो एक्साइटमेंट थी वो इतनी ज़्यादा हो गई कि वो बता नहीं सकता था। और वांग जी थोड़ा सा नर्वसली अपने उसी कोल्ड फेस के साथ वुशियान के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने वही गेटअप ले रखा था, उसी हिसाब से उसने बाल बना रखे थे। वो दोनों नॉर्मल पर्सन की तरह लग रहे थे, उन्हें कोई नहीं पता नहीं सकता था कि यंग वांग जुन है या फिर ये यूनियन पेट्रियार्क है। और वुशियान इतना एक्साइटेड था कि उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और उसे खींचता हुआ ले जाने लगा, लेकिन तभी वांग जी उसका हाथ छुड़ा दिया। और ये फील होने के साथ ही वुशियान के फेस पर एक पाउट आ गया, उसने छोड़ दिया। वो दोनों ही धीरे धीरे काई टाउन जब जानने लगे। जैसे वो लोग काई टाउन में गए तो वुशियान वांग जी को हर चीज़ दिखा रहा था, हर चीज़ के लिए खरीद रहा था। वांग जी मना कर रहा था कि उसे वुशियान से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वुशियान सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। लिटरली वो बेबीज़ के लिए कपड़े खरीद रहा था, बेबीज़ के लिए क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, बर्थ के बाद उन्हें कैसे रखना चाहिए कैसे नहीं रखना चाहिए, वो बहुत सारी चीज़ें खरीद रहा था। और ये देखकर कहीं ना कहीं वांग जी को दिल से सुकून मिल रहा था। एंड पर कोई था जिसने ये सब देखा था, आई मीन वुशियान एंड वांग जी को वो इंसान पहचान गया था और उसने देखा था कि ये दोनों बेबी क्लोथ्स ले रहे हैं, लेकिन क्यों। फिर उस इंसान ने ध्यान से वांग जी की तरफ देखा, वांग जी के फेस को देखा, फिर वांग जी की टम्मी को देखा जो हल्के से बाहर निकली हुई थी। और ये देखकर इस इंसान के फेस पर जैसे एक स्मिक आ गया था। उसने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन वांग जी अब तुम अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। ये बोलते हुए वहाँ से बस जा चुका था। वही इन सब बातों से अनजान हमारे शान वांग एक दूसरे के साथ शॉपिंग कर रहे थे। वांग जी भी हल्का सा सहज हो चुका था वुशियान के साथ। वुशियान उसे अलग अलग डिशेस ट्राई करने के लिए दे रहा था। एक्चुअली वांग जी ब्लेंड फूड तो ज़बरदस्ती खाता है, लेकिन वो अपने क्लैन के रूल्स नहीं तोड़ सकता। एक्चुअली उसे उस मतलब प्रेगनेंसी की बात सामने आई तो उसे वांग जी को थोड़ा सा स्पाइस फूड खाने की क्रेविंग होती है, लेकिन अपने सेक्ट में तो वो फूड खा नहीं सकता और किसी को बोल नहीं सकता लाने के लिए। वो एक कुल प्रमुख है, वो भी कोल्ड वाला, तो वो किसी को बोल नहीं सकता ना, तो वो नहीं बोल रहा था। लेकिन यहाँ पर वुशियान से ट्राई करवा रहा था। बहुत देर तक घूमने के बाद, बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद वो लोग एक इन में गए, वहाँ पर उन्होंने खाना खाया, फिर वापस वो गुसू के लिए निकल चुके थे। जब वो लोग जिंगसे के सामने खड़े हुए थे तो वांग जी ने वुशियान ने वांग जी की तरफ देखा और कहा, थैंक यू मेरे साथ आने के लिए, एंड थैंक यू मुझे
मौका देने के लिए। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखा एंड इतने दिनों में लिटरली पहली बार वांग जी ने देखा वुशियान की तरफ। उसकी तरफ देखते हुए कहा, मेरा भरोसा मत तोड़ना। ये सुनकर वुशियान ने वांग जी की तरफ देखा और बहुत ही कांपते हाथों से उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा। उसने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा, कभी नहीं, तुम्हें मैं कभी धोखा नहीं दूंगा, कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखते हुए कहा, और मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूँ। इस पर वुशियान थोड़ा कन्फ्यूज हो गया। वांग जी ने कहा, तुम्हें पता है, मुझे शुरू से ही मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा कोई अल्फा होगा, और मुझे चाहिए था भी नहीं। मैं अपनी लाइफ में अकेला ही ठीक था, लेकिन फिर तुम मेरी लाइफ में आए और तुमने मेरी लाइफ में तूफान मचा कर रख दिया। पर मुझे जितनी भी इच्छा थी, मैं जितना भी चाहता था, मैं बस अपने लिए अपना अल्फा सिर्फ अपने लिए चाहता था। मैंने अपने अल्फा को कभी किसी के बारे में शेयर करने के लिए नहीं सोचा था। लेकिन तुम बटे हुए हो वुशियान, तुम सिर्फ मेरे नहीं हो, तुम बहुत सारे ओमेगास के हो। एंड मुझे नहीं समझ आता कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि एक दिन तुम मुझसे बोर हो जाओगे एंड वापस तुम अपने वे से चले जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास और भी ओमेगा हैं, वो भी एक दिन माँ बनेंगी और तुम्हें उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना पड़ेगा, क्योंकि वो तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटीज़ हैं। उनसे तुम्हारी लीगली शादी हुई है और मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। कोर्ट करने के बाद तुम क्या कर लोगे, क्योंकि मैं इस सेक्ट को छोड़कर नहीं जाने वाला। ये मेरा सेक्ट है और यहाँ पर मैं रूल करूँगा। तो ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हारे साथ वी सेक्ट आऊँगा तुम्हारा ओमेगा बनकर, ऐसा कभी नहीं होगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे कभी नहीं होंगे। मुझे नहीं समझ आया मुझे क्या करना चाहिए। ये बोलकर वांग जी बस अंदर जाता है और गेट को बंद कर देता है। वही वुशियान भी वहीं पर ही खड़ा हुआ था और वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की, उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद लुढ़क गई और उसके बाद वो भी वहाँ से धीरे धीरे कर चला गया। वहीं वांग जी जाकर अपने बेड पर बैठ गया। उसकी आंखों में भी आंसू थे और उसने अपनी टमी पर हाथ रखा। अब उसे फील होने लगा था थोड़ा थोड़ा सही, बस उसे कुछ थोड़ा थोड़ा फील होने लगा था। अब ऐसे ही कुछ टाइम और बीता। अब वांग जी की 5 मंथ्स प्रेगनेंसी थी एंड अब वांग जी कोर्ट में नहीं जाता था, क्योंकि उसकी टमी दिखने लगी थी एंड बहुत सारे सवाल उठ सकते थे अगर वांग जी जाए। अभी तो वांग जी कह देता था कि वांग जी की तबीयत खराब नहीं है, तो वो कोर्ट का काम वहीं से करेगा एंड बाकी का काम मिंग्याओ कर लेगा। मिंग्याओ उसके बिहाफ पर आधे फैसले ले लेगा और फिर अगर कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात होगी तो वांग जी के पास वो आ जाएगा, वांग जी सलाह दे देगा और फिर ऐसे वो काम कर लेंगे। इसीलिए वांग जी आजकल जिंक्शन में ही था। इस बीच में वुशियान उसका पूरा ख्याल रख रहा था। शुरू में वांग जी ने विंग को जिंक्शन में आने से मना कर रखा था, लेकिन अब वो पूरा दिन अकेला रहा करता था, तो धीरे धीरे वुशियान उसके पास आने लगा, उसका ख्याल रखने लगा, बिल्कुल रियल हस्बैंड की तरह उसका करता था। लेकिन उन दोनों को ये बात नहीं पता थी कि एक षड्यंत्र उनके खिलाफ रचा जा रहा था। एंड इतने महीनों में पहली बार आज एक अलग सुबह गुस्सों में दिखाई दे रही थी, क्योंकि आज कोर्ट में वांग जी तो था ही नहीं, मिंग्याओ था अपनी जगह पर। वो जो मंत्री थे वो भी थे, कुछ ओमेगा जिनको वांग जी ने नया सिलेक्ट कर नियुक्त किया था वो भी थे। पर आज लेन चिंगेन जो लेन हुआ, लेन शिचेन जो कि अब ठीक हो चुका था, साथ ही लेन चिरेन, ये चारों भी वहाँ पर थे। एंड वो जो मंत्री जो कि खुद को रिज़ाइन कर गए थे, जिन्होंने कहा था कि वो ओमेगा के नीचे काम नहीं करेंगे, वो भी वहाँ पर थे। और ये सब वो लिटरली मिंग्याओ को हल्का हल्का डरा भी रहे थे, उसे शोक करने के मजबूर कर रहे थे कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। लेन चिंगेन हुआ को लेन चिरेन बुलाकर लेकर आया था, शिचेन को भी चिरेन बुलाकर लेकर आया था, जो कि आजकल वांग उसकी इस लड़ाई के बाद शांत रहने लगा था। वो अपने फादर से भी ज़्यादा बात नहीं किया करता था। वही दूसरी तरफ वो वांग जी और वुशियान टेबल पर टेबल के एक दूसरे की तरफ बैठे हुए थे। वो वुशियान वांग जी को वॉर्म टी सर्व कर रहा था और वांग जी कुछ डॉक्यूमेंट्स पर काम कर रहा था। तभी शिजुई दौड़ता वहाँ पर आया और उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, घा 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 सब कुछ खत्म हो गया। ये सुनकर वांग जी थोड़ा घबरा गया। उसने शिजुई की तरफ देखते हुए कहा, शिजुई क्या हुआ है, तुम तो डरे हुए क्यों हो। तभी शिजुई ने कहा, सब कुछ खत्म हो गया, सब
सबको पता चल गया कि आप प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो गई और उसने सिजुई की तरफ देखा और सिजुई ने बताना शुरू किया कि क्या हुआ है। एक्चुअली मेंग्या और सिजुई जो कि हमेशा की तरह कोर्ट में थे ही, तभी सभी लोग वहाँ पर आ चुके थे। और सिर्फ आए नहीं थे बल्कि सबसे पहले लेन चेन खड़ा हुआ और उसने बताना शुरू किया कि लेन क्लेन का एक लीडर एक प्योर होना चाहिए, एक अल्फा हो या ना हो, लेकिन वो उसका जो कैरेक्टर है वो साफ़ होना चाहिए। और इतने सालों से लेन क्लेन के जितने भी लीडर है वो साफ़, उनका कैरेक्टर साफ़ है। और ये इस चीज़ से पता चलता है कि उन्होंने अपनी वाइफ के अलावा किसी और से शादी कभी की नहीं है, अपनी एक ही वाइफ रखी है। इससे पता चलता है कि लेन क्लेन का जितने भी लीडर हैं उनका कैरेक्टर कितना ज़्यादा प्योर था। यहाँ तक कि हमारे फॉर्मर कुल प्रमुख जिनकी वाइफ को लिटरली कई सालों तक बेबी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी उन्होंने दूसरी शादी नहीं की है। लेकिन हमारा जो ये करंट सेक्ट लीडर है वो इतना ज़्यादा गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तभी एक और इंसान ने कहा, हाँ हाँ आपने सही कहा, वो इतना गिर जाएगा हमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक ओमेगा से क्या ही एक्सपेक्ट किया जा सकता है। मुझे तो लगा था कि वो सच में इतना पावरफुल है, वो जैसी बातें करता है वो वैसा ही है, लेकिन नहीं, उसके पीछे पता नहीं किस अल्फ़ा की चाल थी या फिर किस अल्फ़ा ने उसे भड़का कर यहाँ पर भेजा था कि वो कुल प्रमुख बन गया है। और अब वो उसी अल्फ़ा के इशारे पर ये सब काम कर रहा है। पता नहीं वो कितना गिरा हुआ इंसान है कि वो बिना शादी के ही प्रेग्नेंट हो गया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे ही बहुत सारी बातें वांग जी के खिलाफ की जा रही थी एंड इससे भी वल्गर बातें की जा रही थी, जिन्हें बोलते हुए सिजुई की जीभ लड़खड़ा रही थी। लेकिन उन लोगों के मुंह का वेनम नहीं कभी लड़खड़ाया। वो इतनी बुरी बातें वांग जी के लिए बोल रहे थे, उनके कैरेक्टर बता रहे थे। यहाँ तक कि उस कोर्ट में स्लट तक के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा था। ये फिल्म के साथ विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था उसके ओमेगा के बारे में। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ये सब बात करने की। वहीं दूसरा वांग जी खड़ा हुआ, उसने अपने ओवरकोट का पहना, उससे जो तरफ देखते हुए कहा, अगर सबको पता चल ही गया है तो पता चलने दो। ये बोलते हुए वांग जी कोर्ट की तरफ जाने लगा। वहीं सिजुई ने विंग की तरफ देखा और विंग ने भी सिजुई की तरफ देखा और सिजुई और विंग भी दोनों ही वांग जी के पीछे जाने लगे। तभी अब जब वो लोग जैसे ही उन लोगों ने कदम रखा, एक पल के लिए तो सभी लोग शांत हो गए, क्योंकि वांग जी का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि वो लोग कुछ बोल ही नहीं पाते थे। भले ही वो वांग जी के पीठ पीछे वांग जी कितनी ही बातें करते हों, लेकिन अब जब वांग जी उनके सामने था एंड अब साफ वांग जी का बेबी बम्प वो लोग देख पा रहे थे, जो कि अब 7 मंथ्स प्रेग्नेंट था। सभी लोग ये सब देख पा रहे थे, लेकिन अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। वही वांग जी फुल शान के साथ जाकर अपने थ्रोन पर बैठ चुका था और विंग उसके साथ चल रहा था। विंग को यहाँ देखकर सभी लोग शॉक थे, लेकिन एक पर्सन शॉक नहीं था और उसके फेस पर कोई भी बदलाव नहीं आया था, बल्कि उसके फेस पर और डार्कनेस आई थी और ज़्यादा वेनम आया था। यही वहीं दूसरे लोग जिसने वांग जी को ऐसे देखा तो पीछे से आवाज़ आने लगी, कितना बेशर्म है, अब भी इसकी हिम्मत है कोर्ट में आने की, अब भी इसकी हिम्मत है यहाँ पर बैठने की। हमने सही क्लेन लीडर चुना था, लेंशी चैन ही सही क्लेन लीडर थे, लेकिन ये पता नहीं कहाँ अपना मुँह काला करवा कर आया है और अब देखो बिना किसी शर्म के थ्रोन पर भी बैठ रहा है। ये सारी बातें वांग जी सुन रहा था और वो उन सबकी तरफ घूर कर देख रहा था, पर विंग जो कुछ बोलने वाला था उन्हें बताने वाला था कि उनकी हिम्मत कैसे है उसके ओमेगा के बारे में सब बोलने की, क्योंकि वो लोग पावर में तो वांग जी का कंपटीशन करने से ले, तो अब वो लोग ये तरीका अपना रहे हैं वांग जी को डाउन लाने का। लेकिन अब पहले वांग जी अकेला था, अब विंग उसके साथ है, तो विंग वांग जी को प्रोटेक्ट करेगा, वांग जी के बारे में कोई भी वो फालतू बात नहीं होने देगा। वो बोलने वाला था, लेकिन तभी एक आवाज़ गूंज गई, एनफ, बहुत हो गया तुम लोगों का। और जैसे ही ये आवाज़ गूंजी सभी लोगों ने उस आवाज़ की तरफ देखा, जो और किसी की नहीं बल्कि लेंशी चैन की थी। लेंशी खड़े और उन सभी लोगों उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लेन क्लेन के कुल प्रमुख के खिलाफ ये सब बोलने की? हाँ है, तुम लोग अपनी हद बोल रहे हो कि तुम किसके सामने खड़े हुए हो, और इतनी गंदी बातें कुल प्रमुख के बारे में बोलने का तुम्हें दिया किसने? और तुमसे किसने कह दिया कि उसने उसके पेट में जो बच्चा है वो नाजायज़ है? हाँ, तुम लोगों के दिमाग में जो बात आती है तुम बिना सोच समझे बोल देते हो। और एक बात मुझे साफ बताओ, क्या तुम लोगों ने उस वक्त कुछ बोला था जब वांग जी ने मुझे हराया था? नहीं, क्योंकि तुम लोगों को पता था कि वो उतना पावरफुल है कि वो मुझे हरा सके। क्या तुम लोगों ने कुछ बोला था जब उसने अकेले
3 सेक्ट लीडर को हराया था, तब तुम बोले थे, तब तो तुम लोगों ने उनकी तारीफ तक नहीं की, तुम लोगों की ज़बान तक नहीं खुली थी, क्योंकि तुम्हें उसमें एक ओमेगा की तारीफ करनी थी, इसीलिए तुम लोगों ने कुछ नहीं कहा। जब उसने यीलिंग पैट्रियार्क, जिससे तुम सब लोग डरते हो, जिसके आगे तुम सब लोग घुटने चाटने के लिए तैयार रहते हो, तुमने उससे कुछ नहीं कहा जब उसने, मेरे भाई ने यीलिंग पैट्रियार्क हराया था। और जब एक बात उसके सामने आई है तो तुम लोग उससे ऐसे उसके साथ ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो? हाँ, है वो प्रेग्नेंट, तो क्या ज़रूरी है कि वो तुम्हें बताए? और ये भी ज़रूरी है कि वो तुम्हें बताए कि उसकी शादी हो चुकी है नहीं हो चुकी है? तुम लोग होते कौन है जानने वाले? तुम लोग तो ब्लेन सेक्ट का, इस कोर्ट का हिस्सा तक नहीं हो, क्योंकि तुम ही लोग छोड़ कर गए थे ना उस दिन कि तुम एक ओमेगा के नीचे रूल नहीं करने वाले। तो अब तुम किस हक से ये सब बोल रहे हो? ये सुनने के साथ ही चिरेन ने शिचेन की तरफ देखा कि वो शौक था, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिचेन वांग जी फेवर में बोलेगा। उसको लगा था कि उस दिन जब वांग जी ने शिचेन घर आया था तो शिचेन के दिल में वांग जी के लिए और ज़्यादा नफरत भर गई होगी, लेकिन यहाँ तो शिचेन वांग जी को डिफेंड कर रहा था, इसीलिए उसने चिल्लाते हुए कहा, लेन शिचेन अपना मुँह बंद करो। तभी लेन शिचेन ने चिरेन की तरफ देखते हुए कहा, क्यों क्यों मैं अपना मुँह बंद करूँ? और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, वांग जी आप लोगों का बेटा है, और अंकल आंट आपने उसके साथ क्या किया है? आपने बचपन में मुझे छोड़ दिया, उस 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 12 साल के बच्चे को आपने अकेला छोड़ दिया। वो ओमेगा था, इसकी उसकी ये गलती थी। और फादर, आपने बचपन से मुझे सिखाया कि मुझे क्लैन लीडर बनना है, आपने बचपन से सिखाया कि अल्फा सुपीरियर होता है। काश आपने मुझे ये सिखाया होता कि अल्फ़ा की जिम्मेदारी होती है ओमेगाओं को प्रोटेक्ट करना, अल्फ़ा की जिम्मेदारी होती है अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना, अल्फ़ा की जिम्मेदारी होती है ओमेगाओं की रिस्पेक्ट करना, ना कि उन्हें गंदी नज़रों से देखना, ना कि उन्हें घर में कैद कर रखना। लेकिन नहीं, आप लोगों ने हम जैसे अल्फ़ाओं को ऐसा कुछ सिखाया ही नहीं है, और फिर हम ऐसे ही बन जाते हैं जैसा कि आप लोगों ने सिखाया है। आप लोगों की प्रॉब्लम क्या है? जब मेरा भाई कुल प्रमुख बन चुका है, जब वो इतनी अच्छी तरह से सेक्ट को चला रहा है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? हाँ, वो है प्रेग्नेंट, और मैं जानता हूँ कि वो किसके बेबी से प्रेग्नेंट है, पर तुम लोग होते कौन है ये बात जानने वाले? क्या आप लोगों ने कभी इस बात का पता करने की कोशिश की है कि आप लोगों ने जब ले वांग जी को उस माउंटेन पर छोड़ दिया था, तब उसके साथ क्या हुआ था? कि उस वक्त आप लोगों ने सब जानने की कोशिश की थी कि वो जिंदा था या मर गया था, या उसके साथ क्या हुआ था? एक अकेला ओमेगा उस छोटी सी उम्र में आपने उसे वहाँ पर छोड़ दिया था। अंकल ऑन्ट, आपने तब उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की? तो फिर अब जब वो कुल प्रमुख बन गया है, तब उसके पास पावर है, तो अब आप ये सब जानने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब आपके मुंह क्यों खोल रहे हो? उस वक्त क्यों नहीं खुले थे ये मुंह? ये बोलने के साथ ही चिंगेन जुनहुआ के पास कोई शब्द नहीं थे, लेकिन लेनचेन की मुट्ठियाँ बिछ रही थी। वहीं वांग जी बस अपने भाई की तरफ देख रहा था। उसे शौक तो लगा था लेनचेन उसे डिफेंड कर रहा है, लेकिन जब वो उसे डिफेंड कर रहा है तो वांग जी के अंदर एक अलग से इमोशंस आ रहे हैं। ऊपर से वो प्रेग्नेंट था तो प्रेगनेंसी इमोशंस और आ रहे थे। वही सभी लोग चुप थे। ये बात सच थी कि कहीं ना कहीं वो जलते थे वांग जी की उस पावर से कि एक ओमेगा रूल किया करता था, लेकिन अब जब उन्हें वांग जी के खिलाफ बोलने का मौका मिल रहा है तो बोल रहे थे। जब लेनशन बोलकर चुप हुआ तो विभूषण आगे आया और उसने उन सबकी तरफ देखते हुए कहा, अगर आज के बाद मेरे ओमेगा के खिलाफ किसी ने कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आप लोगों को जानना है कि वो किसके बेबी से प्रेग्नेंट है, तो वो मेरा बेबी है। एंड आप लोग कोई नहीं होते उसकी पर्सनल लाइफ में जाने वाले। अगर वो आपको नहीं बताना चाहता कि वो प्रेग्नेंट है तो ये उसकी पर्सनल लाइफ है। आप लोगों ने एक ओमेगा की पर्सनल लाइफ रखा कहाँ है? एक ओमेगा कुछ भी करे आपको पता होना ज़रूरी होता है, आपकी सोसाइटी को पता होना ज़रूरी होता है। फिर आपने ओमेगा के लिए रूल्स बना रखे हैं, भले ही वो ओमेगा उन रूल्स को चाहता ही ना हो, उस ओमेगा को रूल चाहिए नहीं, वो रूल्स ओमेगा को हर्ट करे, कुछ भी करे, लेकिन आप रूल्स बना रखे हैं क्योंकि आप खुद को सुपीरियर दिखाना है। आपकी सोसाइटी, आपके रूल जिसने ओमेगाओं को दबा रखा है। ये बात हमारे पर्सनल है। तो वांग जी ने अगर आपको नहीं बताया कि वो प्रेग्नेंट है या फिर किसके बच्चे से प्रेग्नेंट है, उससे आप लोगों को क्या फ़र्क पड़ता है? जैसा कि फर्स्ट प्रिंस ने कहा, आप कोई नहीं होते हो ये सवाल वांग जी से पूछने वाले, क्योंकि वो खुद बताना चाहेगा वो तब बताएगा
जिन्हें आप लोगों ने मजबूर कर दिया है मैं बताने के लिए। तो मैं उस बेबी का फादर हूँ, तो अब मुझसे कहो आप लोगों को क्या कहना है, आप लोगों को कुछ पूछना है। ये बोलते हुए ऊषा की आवाज़ पूरे उस कोर्ट में गूंज रही थी। एंड वैसे ही ऊषा सबकी फटती थी। अब जब उन्हें पता चल रहा है कि वांग जी के पेट में भूषण का बेबी है, तो वो कुछ कहने लायक नहीं बचे थे। वांग जी खुद एक डोमिनेटिंग ओमेगा था, इतना पावरफुल था कि छोटे मोटे अल्फाज के सामने टिक नहीं पाते थे। और अब वो एक डोमिनेटिंग प्योर ब्रीड अल्फा के बेबी को जन्म देने वाला था। तो अब तो कोई कुछ बोलने के लायक रहा ही नहीं था। वही वांग जी लिटरली वो ओवरवेल्म था। उसका भाई और उसका अल्फा उसका साथ दे रहा था। वांग जी जिस दिन से क्लेन से गया था उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि कभी कोई उसे प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि बचपन से ही किसी ने उसे प्रोटेक्ट नहीं किया है। लेकिन इसीलिए उसने खुद को इतना पावरफुल बनाया था कि उसे किसी के प्रोटेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अब जब शिचेन और वूशेन से प्रोटेक्ट कर रहे थे, साथ ही मेंग्या से जो हुई सांग तो थे ही, और वो सभी ओमेगा जिनको वांग जी ने जगह दी थी रहने के लिए, वो सभी वांग जी के साथ खड़े हुए थे। तो वांग जी को ऐसा लग रहा था कि उसने एक परिवार खोया था, लेकिन अब उसने इतना बड़ा परिवार बना लिया है कि उसे जैसे किसी की ज़रूरत है ही नहीं। उसके लिए उसका परिवार ही सब कुछ है। उसे आज भूषण लिटरली अलग रूप में दिखाई दे रहा था। और वांग जी आज पहली बार जैसे ये फील कर पा रहा था कि हाँ वो शैन को मौका दे सकता है, वो शैन और उसका एक फ्यूचर हो सकता है। उसका बेबी उसकी तरह अकेला नहीं बल्कि दोनों पेरेंट्स के साथ पलेगा। वो यही सोच रहा था कि कोई था जिसके फेस पर बहुत ही थोड़े से फियरफुल एक्सप्रेशंस थे। वो और कहीं बल्कि हुई सांग था। उसने अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाया एक पल के लिए। एक बार जब उसने घुमाया तब तो उसे सब नॉर्मल लगा, लेकिन जब उसने दोबारा घुमाया तो उसने कुछ और देखा। और देखने के साथ उसकी आंखें बड़ी हुई। उसने तुरंत वांग जी की तरफ देखा और उससे कुछ कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले ही वांग जी की आंखें बंद होने लगी और वो बेहोश होने लगा। वही सांग की चीख जो वांग जी को बेहोश होते देखकर चिल्लाया था गूंज कर। जैसे ही वूशियान ने चीख सुनी तो उसने वांग जी को गिरने से पहले ही थाम लिया। वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वांग जी का पूरा जो फेस था जिसे धीरे धीरे वाइट हो रहा था, वांग जी के अंदर से ब्लैक एनर्जी एमिट हो रही थी। ब्लैक कलर का धुआं उसके अंदर से निकल रहा था। और ये फील होने के साथ ही वूशियान की आंखें बड़ी हुई। उसने तुरंत वांग जी को अपने गोद में उठाया और उसे जंक्शन की तरफ ले जाने लगा। वही लेन चिंगेन जून और लेन हुआ जिसने अपने बेटे को ऐसे देखा पहली बार उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने फेल किया है वांग जी को, वांग जी के बचपन को उन्होंने फेल कर दिया है। सभी लोगों को चिंता होती। शिचैन भी उसके पीछे भागता हुआ गया। मेंग्या उसे जुई हुई सांग तो था ही। वो सबसे पहले वूशियान वांग जी को जिंक्शन में लेकर गया था। एंड जैसे उसे वहाँ पर लेकर गया हुआ, वांग जी की जो ब्रीदिंग थी वो बहुत ही स्लो होने लगी थी। वांग जी की जो बीचिन जो हमेशा ही एक ब्यूटीफुल से ब्लू कलर में शाइन करती रहती है, वो धीरे 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 फेड हो रहा था। धीरे धीरे वो बिल्कुल ही फेड होने लगा था। ये देखकर वूशियान लिटरली डर रहा था। वो बहुत बुरे तरीके से डर रहा था। उसने वांग जी की नफ्स चेक की जो कि बहुत धीरे हो रही थी। और ये देखकर उसने वांग जी के चीक्स को पकड़ते हुए कहा, लंजा नहीं बेबी नहीं, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लंजा लंजा तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये बोलते हुए बस वांग जी की तरफ देख रहा था। पर फिर वो खड़ा हुआ। उसने उन सबकी तरफ देखा क्योंकि उसे पता था कि यहीं से कुछ हुआ है, लेकिन अभी उसके पास टाइम नहीं था। इसलिए उसने शिचेन की तरफ देखा और कहा, शिचेन अंदर आओ, मेंग्या हुईसांग सिजुई तुम तीनों रूम में रहोगे, सबको गेट बंद कर दो और सबको बाहर निकाल दो। ये सुनकर चिंगेन जुन ने कहा, पर वांग जी मेरा बेटा है। पर तभी वूशियान ने कहा, मैंने कहा सबके सब बाहर चले जाओ। ये सुनकर लेन चिंगेन जुन और हुआ ने सिर झुका लिया। लेन चिंगेन के साथ वो लोग बाहर जा चुके थे और गेट बंद हो चुका था। वो वूशियान ने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, किसी ने वांग जी पर ब्लैक एनर्जी से अटैक किया है। उसने सीधा वांग जी कोर पर अटैक किया है। वांग जी कमज़ोर हो रहा है। अगर जल्दी हमने कुछ नहीं किया तो वांग जी को खो देंगे। ये सुनने के साथ ही मेंग्याओ से जो और उन सब ने वूशियान की तरफ देखा। वूशियान ने शिचेन की तरफ देखते हुए कहा, जब तक मैं तुम्हें नहीं कहता तब तक तुम्हें वांग जी को अपनी स्पिरिचुअल पावर देनी होगी, क्योंकि तुम उसके भाई हो। तुम लेंस की जो स्पिरिचुअल पावर है वो हीलिंग का काम करती है। ये सुनकर शिचेन ने नोट करते हुए कहा, हाँ मैं करूँगा, मैं ज़रूर करूँगा, बस मेरे भाई को बचा लेना। ये सुनकर वूशियान ने कहा,
ये आसान नहीं होगा, लेकिन हमें करना होगा। ये बोलते हुए वो उसने उसने अपने हाथ को बढ़ाया और उसके हाथ में से एक ब्लैक फॉग निकलने लगा। वो ईशान ने वांग जी की तरफ देखा और शिचेन को इशारा किया। शिचेन वांग जी के साथ बेड पे बैठ गया और उसने वांग जी को स्पिरिचुअल जो पावर होती है वो देना शुरू किया। और वांग जैसे जो स्पिरिचुअल पावर दे रहा था, वो ईशान कुछ मंत्र चेंट कर रहा था, जिससे वांग जी के शरीर से वो ब्लैक स्मोक निकल रहा था। इस बीच में वांग जी तड़प रहा था, बहुत बुरी तरीके से तड़प रहा था। बहुत देर तक देने के बाद भी अब लेन शिचेन भी थक रहा था। उसकी भी वो भी अभी पूरी तरह से हील नहीं हुआ था, क्योंकि चोटें उसे भी बहुत तेज़ लगी थी उस युद्ध में, उस लड़ाई में। और तब से वो थोड़ा सा मेंटली भी डाउन था, तो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसलिए वो वीक हो रहा था। उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था, क्योंकि अब उसकी कोर हर्ट करने लगी थी। ऊर्जा ने जब ये देखा तो उसने अपने मंत्र को चेंट करना बंद कर दिया। वांग जी की हालत और ज़्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि उसे साथ के साथ स्पिरिचुअल एनर्जी की ज़रूरत थी, इससे पहले कि वो ब्लैक कोर पूरी तरह से वांग जी के शरीर में फैल जाए और वांग जी की सांसें रुक जाए। ऊर्जा ने मिंग्या का इशारा किया, जिससे उस शिचेन को उठाकर वहाँ से दूर ले गई। वुशियान बेड पर बैठा, उसने वांग जी के उस बेबी बम को छुआ और उसके पास बिल्कुल झुक गया और उसने विस्पर करते हुए कहा, बेबी, तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम खतरे में है और मम्मा को अब सिर्फ तुम बचा सकते हो। प्लीज़ मम्मा को एनर्जी दो बेबी। अगर तुम नहीं दोगे तो आज तुम और मैं दोनों मम्मा को खो देंगे। प्लीज़ बेबी, अपनी एनर्जी को अनलिस्ट करो, खोलो उसे अपनी मम्मा की बॉडी में फ्लो होने दो। तुम मुझे सुन रहे हो ना बेबी? तुम मेरे बेटे हो, तुम विभूषण एंड लेन वांग जी के बेटे हो, तुम्हारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है, तुम एक ट्रू ब्लड अल्फा हो। प्लीज़ बेबी, तुम अपनी मम्मा को सिर्फ तुम ही बचा सकते हो, क्योंकि मेरे पास मैं उसे वो स्पिरिचुअल पावर नहीं दे सकता, क्योंकि वांग जी ने अभी तक मुझे अपना अल्फा नहीं माना है। प्लीज़ बेबी, अब सिर्फ तुम हो जो अपनी मम्मा को बचा सकते हो। ये बोलते हुए वुशियान फिर से अपने मंत्र चेंट करने लगता है और अचानक ही वांग जी के अंदर से एक ब्लू रोशनी एमिट होने लगती है, जो कि अब तक सिर्फ ब्लैक हो रही थी। वांग जी पूरे शरीर को ब्लैक फॉग ने थाम रखा था। अब धीरे धीरे वो रोशनी ब्लू हो रही थी। देखकर वुशियान के फेस पर स्माइल थी। वही वो लोग शौक थे, क्या सच में इस बेबी ने वुशियान की बातें सुनी है? पर सिर्फ वुशियान जानता था कि सुनी है या नहीं। वुशियान अपनी प्रक्रिया जारी रख रहा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि उसका बेबी भी हर्ट होगा अगर ज़्यादा देर तक उसने अपनी एनर्जी को वांग जी के शरीर में फ्लो करना शुरू किया। लिटरली वुशियान डर रहा था, उसे लग रहा था कि वो वांग जी को उसके बेबी को खो देगा। लेकिन तभी उसी रूम में एक फिगर अपीयर होने लगा, एक ब्लू एनर्जी से एक फिगर अपीयर हुआ। एंड ये देखकर सभी लोग शॉक थे। वहाँ पर लेन अपीयर हुई थी। उसने जब ये देखा तो वांग जी के पास आया, उसने वांग जी के रिस्ट को होल्ड किया और अगले ही पल वांग जी के अंदर जितनी भी वो ब्लैक एनर्जी थी वो धीरे धीरे और ज़्यादा जल्दी से उस वुशियान के हाथ में जो ब्लैक फॉग था उसमें जाने लगा। और ये देखकर वुशियान थोड़ा शौक था, लेकिन वो और जल्दी मंत्र चेंट करने लगा। ऐसे वो खुद भी वीक हो रहा था, क्योंकि वो उस ब्लैक एनर्जी को एब्जॉर्व कर रहा था। लेकिन अभी उसे अपने ओमेगा और अपने बेबी की फिक्र थी। थोड़ी देर तक ये प्रक्रिया करने के बाद तो फाइनली वांग जी के शरीर में कोई भी वो ब्लैक फॉग था ही नहीं। एंड अब उसकी जो बॉडी थी वो और ज़्यादा ब्लू एनर्जी से शाइन कर रही थी। उसकी जो बीचिन थी वो भी धीरे धीरे अब वापस से शाइन करने लगी थी। वही वुशियान जिसने बहुत ज़्यादा ही ब्लैक एनर्जी एमिट कर ली थी, वो अपने घुटनों पर आ गया। लेनी ने जब ये देखा तो उसने वांग जी के फोrehead पर हाथ रखा और उसके हाथ से एक ब्लू एनर्जी एमिट हुई, जिससे वांग जी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगा। जब लेनी ने देखा कि वांग जी ठीक हो रहा है तो उठी वुशियान के पास गई और उसने वुशियान के रिस्ट को होल्ड किया और धीरे धीरे उनकी एनर्जी भी वुशियान के अंदर जाने लगी। और वुशियान धीरे धीरे जैसे उसे ऐसा लग रहा था कि वो उसका शरीर वीक हो चुका है, जो बेहोश होने वाला था, जैसे वो धीरे धीरे सही हो रहा है, उसे इसमें ताकत आ रही है। और थोड़ी देर में वुशियान को भी उसकी जो कोर है वो भी स्टेबल हो चुकी थी। तब तक वांग जी भी उठकर बेड पर बैठ चुका था और जब उसने देखा कि लेन यहाँ पर आई है वो शॉक था, क्योंकि लेनी ने उससे कहा था कि वांग जी जा तो रहा है लेकिन उसके लास्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। एंड एक अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या फिर वांग जी की जान पर बन जाएगी तो लेनी खुद वहाँ पर आएगी उसे बचाने के लिए। तो ये सुनकर वांग जी को लगा था कि लेनी को कैसे पता चलेगा कि वो यहाँ पर है, लेकिन जब अब वो अपने सामने देख रहा था तो सच में यकीन हो चुका था।
वो बहुत तेज़ से बेड से खड़ा हुआ। वही वो लेने भी खड़ी हुई। उन दोनों वूशान जैसे वांग जी खड़ा देखा, वो तुरंत वांग जी के पास गया। उसने कहा, रंजा तुम ठीक हो? हमारा बेबी ठीक है। थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, तुमने मुझे डरा ही दिया था। ये सुनकर वांग जी ने वूशान की तरफ देखा। वांग जी की आंखों में वो कोई कोल्डनेस नहीं थी, बल्कि एक सॉफ्टनेस थी वूशान के लिए। उसने वूशान की तरफ देखते हुए कहा, अगर इस बेबी का फादर मेरे साथ है तो इस बेबी को और मुझे कुछ नहीं हो सकता। ये सुनकर वूशान के फेस पर स्माइल और आंखों में आंसू आ गए। तभी लेन ई ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, वेल डन माय बॉय, तुमने बहुत अच्छा किया है। जैसा कि मैंने सोचा था तुमने वही किया है। तुमने ओमेगाओं के लिए बहुत सारे गेट्स ओपन कर दिए हैं। तुमने ओमेगाओं को खुद की रिस्पेक्ट करना सिखाया है, खुद की आत्मसम्मान की रक्षा करना सिखाया है। एंड मैंने तुम्हारे इस अल्फा को देखा है। तुम अगर मुझे अपना कुछ मानते हो, तुमने बचपन से मेरे साथ अपना टाइम बिताया है, मैंने तुमने कभी अपने बेटे से कम नहीं माना है। तो तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए इस अल्फ़ा को चुन रही है। तुम्हारा अल्फ़ा ही तुम्हारा मेट होगा। वांग जी अब इसे माफ़ कर दो, इसे अपनी गलती का पछतावा है और ये चीज़ मैंने देखी है। ये सुनकर वांग जी ने वूशेंग की तरफ देखा और वांग जी ने भी नोट किया। उसके बाद लेन ई मुस्कुराए। वो वांग जी और वूशेंग के पास आए। उसने उस पर बेबी बम पर हाथ रखते हुए कहा, और हाँ, तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा जो ये होने वाला बोर्न है वो बहुत ज़्यादा शैतान होने वाला है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, जिसे तुम लोगों को ही संभालना होगा। क्योंकि जब दो पावरफुल अल्फ़ा और ओमेगा का कोई बोर्न पैदा होता है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, उसकी पावर अनलिमिटेड होती है। लेकिन अगर तुम दोनों इसे कंट्रोल करोगे, तुम दोनों से सिखाओगे ये सब करना, तो ये अच्छे के लिए काम होगा। तो तुम दोनों को इस बेबी का ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये स्पेशल है। ये सुनकर वांग जी और वूशेन ने बस नोट किया। उसके बाद धीरे धीरे लेनी ने अपनी नज़रों घुमा और सबकी तरफ देखा। फिर उसने हुईसांग की तरफ देखते हुए कहा, हुईसांग, आई होप तुम्हें पता होगा कि ये सब किसने किया है। उस पर हुईसांग ने बस नोट किया और लेनी मुस्कुराती हुई वहाँ से गायब हो चुकी थी। तभी वूशेन ने हुईसांग की तरफ देखते हुए कहा, हुईसांग, किसने किया है ये सब? ये सुनकर हुईसांग ने विंग की तरफ देखा और कहा, अगर मैं कहूँगा तो क्या आप यकीन करोगे? इस पर वूशेन ने कहा, तुम जिसका नाम लोगे मैं उस पर यकीन करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि उसने मेरे ओमेगा और मेरे बेबी को मारने की कोशिश की है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर हुईसांग ने कहा, तो इसमें दो लोग जिम्मेदार हैं, एक तो नेन्शी, आपके फादर नेन्चिरेन, एंड आपकी फर्स्ट वाइफ लेन यांगजी, वी यांगजी। इन दोनों ने मिलकर ये ब्लैक एनर्जी का यूज़ वांग जी का पर किया है। ये सुनकर वूशान की मुट्ठियाँ बिछ गई थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यांग ऐसा कर सकती है। उसे पता था शुरू से कि यांग जी उसके जो बाकी कॉन्सर्ट्स हैं उनसे वो उन्हें पसंद नहीं करती है, लेकिन वो वांग जी और उसके बेबी को मारने की कोशिश करेगी उसने कभी सोचा भी नहीं था। वही लेंस्टेन जिसकी मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसने तुरंत डोर को ओपन किया और अपने फादर का कॉलर पकड़ते हुए कहा, आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? हाँ, वो आपका भी बेटा है, आप उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? ये सुनकर लेंचरेन को धक्का देते हुए कहा, मैं उसे अपना बेटा नहीं मानता, और अगर एक बार वो मर जाता तो तुम्हारा रास्ता साफ हो जाता। क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है? तभी लेंचरेन ने कहा, नहीं चाहिए मुझे थ्रोन, नहीं चाहिए। क्यों आप लोगों ने मुझे पागल कर रखा है? मुझे नहीं चाहिए थ्रोन। वांग जी बहुत अच्छे तरह से रूल कर रहा है, मैं उसके साथ रूल करने के लिए तैयार हूँ, मुझे कोई थ्रोन नहीं चाहिए। फादर, आपने जो किया है वो माफ़ी के काबिल नहीं है। उसने कुछ सैनिकों को बुलाया और लेंचरेन को कैद में डालने के लिए कह दिया। उसकी सज़ा बाद में तय की जाएगी, उसकी सज़ा वांग जी तय करेगा। वही वी ने जब ये सुना था तो उसकी भी मुट्ठियाँ बिछ गई थी। और अब जब सब शांत हो चुका था तो कुछ दिनों बाद वींग ने यांग जी को कैद करने के लिए ऑलरेडी कह दिया था। और जब बहुत दिन हो चुके थे तो बात को लिटरली बहुत टाइम हो चुका था। वूशेन और वांग जी दोनों ही मून को देख रहे थे, तो वांग जी लिटरली अब 9 मंथ्स प्रेग्नेंट था। वूशेन वांग जी को हक कर पीछे से खड़ा हुआ था। तभी वूशेन ने कहा, जंजा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें शादी कर लेनी चाहिए? ये सुनकर वांग जी ने वूशेन की तरफ देखा और कहा, शादी के बाद तुम मुझे अपने सेक्ट ले जाओगे? इस पर वूशेन ने वांग जी को अपनी तरफ घुमाया और कहा, बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा हक है
ये सत्ता तुमने अपने दम पर बनाई है, इसीलिए यहाँ पर तो तुम ही रूल करने वाले हो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, तो फिर वी सेक्ट पर कौन रूल करेगा? ये सुनकर वुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, वी सेक्ट पर भी मैं ही रूल करूँगा, लेकिन मेरे पास एक पोर्टल है, एक तालिस्मान है जिससे मैं टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। वैसे भी हमारे बेबी के बोर्न होने के बाद मैं बस कोर्ट के लिए वहाँ पर जाऊँगा और सारी चीज़ें मेरा छोटा भाई चैंग संभाल लेगा। अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ बात होगी तो मैं वहाँ पर जाऊँगा। वैसे भी हमारे चैंग को हमारे ही सेक्टर किसी अल्फा से प्यार हुआ है, तो चैंग तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला, तो चैंग अपने पार्टनर के साथ मिलकर वहाँ पर रूल करेगा। और अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी तो मैं वहाँ पर ज़रूर जाऊँगा। तब तक मैं बस अपने बेबी और अपने हस्बैंड के साथ रहूँगा। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखते हुए कहा, और फिर तुम्हारी वो कॉन्क्यूबाइंस, तुम्हारी कॉन्सर्ट, उनका क्या होगा? इस पर वुशियान ने हल्की सी बिटर सी मुस्कुराहट देते हुए कहा, सच कहूँ तो उनमें से कोई भी कॉन्क्यूबाइन खुद की मर्जी से मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी। मैंने उन्हें ज़बरदस्ती अपने महल में रख रखा था। और रही बात कॉन्सर्ट की, तो लूसी एंड जियांग वो दोनों ही मुझसे प्यार नहीं करती। जियांग किसी और से प्यार करती है एंड लूसी भी किसी और से प्यार करती है। पर यह बात मुझे समझने में बहुत समय लग गया। जब मुझे अपना प्यार मिला और मुझे पता चला कि अपने प्यार से दूर रहना कितने बड़ी सज़ा होती है, तब मुझे उनके दुख का पता चला। तो मैंने उन्हें उसी दिन आज़ाद कर दिया था जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम अपने अल्फा को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। मैंने यांगजी को भी आज़ाद कर दिया था, लेकिन यांगजी आज़ाद नहीं होना चाहती थी। उसका कहना था कि मुझसे प्यार करती हैं। मेरे पास उस वक्त कोई जवाब नहीं था कि मैं क्या करता, इसलिए मैंने टाइम लिया था यांगजी से। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो तुम्हारे साथ ऐसा करेगी, और उसी तरह उसे मिल चुकी है। और रही बात कुजियांग और लूसी, उन कॉन्क्यूबाइंस की, तो अपने अपने घर जा चुकी है। एंड अब वी सेक्ट भी लेन सेक्ट की तरह ही वहाँ पर किसी भी ओमेगा पर खुद की मर्जी नहीं थोपी जाती। वो जिससे शादी करना चाहती है वो उससे शादी कर सकती है। इसीलिए जियांग और लूसी ने भी उसी से शादी की है जिससे वो प्यार करती है। ये सुनकर वांग जी ने वुशियान की तरफ देखा और कहा, सच में क्या जियांग और लूसी के हस्बैंड ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया? इस पर वुशियान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना कि प्यार बहुत अच्छी चीज़ होती है। उन लोगों ने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि उनसे प्यार करते थे। इस पर वांग जी ने बस नोट किया। तो अब मेरा ओमेगा मुझसे शादी करेगा? वुशियान ने कहा। इस पर वांग जी बस मुस्कुराया और उसने नोट किया। वुशियान ने अपने हाथ को वांग की चीख पर रखा और धीरे धीरे झुकने लगा और उसने वांग जी की लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए और वो दोनों एक बहुत स्लो डीप एंड लविंग किस करने लगे। तो ये स्टोरी हमारी यहीं पर ही एंड होती है। आई डोंट नो मैंने आपको सही एंडिंग दी है नहीं, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने क्या बोला है इसमें। लिटरली मैं 5 मिनट का रिकॉर्ड कर रही थी एंड 5 से 10 मिनट तो मैं खांसने में लगा रही थी। बहुत बुरी तरीके से खांसी हो रही है, फिर भी आप लोगों का कहना था कि स्टोरी का मज़ा ख़राब हो जाता है अगर मैं टाइम लेती हूँ तो, इसीलिए मैंने अब की बार पूरी कोशिश की है कि जल्दी ही लेकर आऊँ। वैसे स्टोरी मेरे दिमाग में यही थी। एंड एक जो कमेंट आया था मुझे कि दी इनकी डेथ करवा कर फिर इनको मॉडर्न टाइम में ले जाना है, तो डियर मैंने स्टोरी की जो एंडिंग थी वो सोच रखी थी। लेकिन अगर आप ऐसी स्टोरी चाहती हो तो मैं एक ऐसी स्टोरी ज़रूर आपके लिए बनाऊंगी। ओके, एंड प्लीज़ ज़रूर आपको बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी। एंड हाँ, अगर आप लोगों ने एबीयू डिज़ायर देखा है तो आपको उसके दोनों कपल्स के बारे में पता होगा। मैं उन पर भी एफएफ लाने के बारे में सोच रही हूँ, तो मेरा सेकंड चैनल का लिंक चैनल के अबाउट सेक्शन में है। मैं उन पर ज़रूर भी एफएफ लेकर आऊँगी 1-2 दिन में या फिर कल या परसों के दिन। तो प्लीज़ आप उस पर जुड़े रहिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी गावतो शेनवांग हुआयोंग और मिस्टर सेंग के लव स्टोरी देखनी है तो आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्लीज़ इस पर अपने थॉट्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, टेक केयर।